आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। लेखक और पत्रकार हैं सईद नकवी। उन्होंने कहा था कभी कि उत्तर प्रदेश भारत की सियासत का मेल्टिंग पॉट, या यूं कहें कि सैलेड बोल है, सलाद की कटोरी। त्रिवेणी, मथुरा, अयोध्या, गंगा, यमुना सब तो यहीं है। 80 सांसद भी यहीं हैं। उत्तर प्रदेश 5000 साल पुराने देश को एक सिविलाइजेशनल डेप्थ देता है। और ये कहावत पुरानी और प्रासंगिक है कि रायसीना हिल्स का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। लखनऊ का महत्व ऐसा है कि 15 प्रधानमंत्री हुए भारत में, जिनमें से 8 का रिश्ता उत्तर प्रदेश से था। नरेंद्र मोदी को जोड़ दें क्योंकि वो बनारस से चुनकर आते हैं तो ये संख्या 9 हो जाती है। चुनाव 5 राज्यों में हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्सुकता, सबसे ज़्यादा उत्साह और सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश को लेकर रहा। बाबा आ गए हैं, बाबा जी भी आ गए हैं। शुरू करते हैं 3 ताल का 74वां एपिसोड कमलेश किशोर सिंह उर्फ ताऊ, पाणिनी आनंद AKA बाबा और मेरे यानी कुलदीप मिश्र उर्फ सरदार के साथ। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये बाबा के आने का प्रभाव है कि आज फुल नेम बताए जा रहे हैं। कास्ट सेंसस जो है तुरंत हो गया है। इस पे पता है बात करनी है। ये जो सोशल एरिथमेटिक है ना, उतना रेलेवेंट रह नहीं गया। लेकिन उसके पहले सईद नकवी की हम बात करना चाह रहे हैं। आपने बताया लेखक, पत्रकार, बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, बहुत ऐतिहासिक पत्रकार हैं। ऊंचा हार में पैदा हुए हैं। लोग उनको लखनऊ का मानते हैं क्योंकि लखनऊ में शिया हैं वो भी, और शियाओं के खानदान से ताल्लुक है। विनोद मेहता के साथ वहाँ पे वो कौन सा बहुत मशहूर स्कूल है, ला मार्टिनेर। इस स्कूल का नाम लेने में जबान 5-6 गुलाटी खा जाती है, नाम फिर भी सही नहीं निकलता। वो स्कूल में, ऐसे स्कूल में पढ़े हैं, आप सोचिए, जिसका नाम हम लोग नहीं ले पाते हैं। क्लास डिफरेंस कितना भयंकर होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो है वो सैलेड बोल है। अरे वो ये कहते कि राजनीति के मोहल्ले में उत्तर प्रदेश हलवाई की दुकान है ना, चाट की कटोरी है, रंगरेज का ठेका है ना, चाट का मसाला है। देखो ये आज अभी मैंने एजेंडा बताया नहीं है और आपने रंगरेज का जिक्र कर दिया है। आज रंगरेज पे बात करनी है। रंग तो शुरू हो चुका है कल। हैप्पी होली, 10 मार्च। होली होली। पर ये कमंडल भारी है मंडल पर, ऐसा लगा। मतलब एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे आप नतीजे, या मतलब आपको लग रहा था एग्जिट पोल गलत भी हो सकता है? हमको पूरा यकीन था कि एग्जिट पोल गलत होगा। कौन सा वाला गलत होगा ये कह पाना मुश्किल है अब, क्योंकि कईयों गलत हो गए हैं, एक आज सही हो गए हैं। जो सही हुए हैं वो इसलिए सही नहीं हुए कि उनको सही होना था, क्योंकि आखिर में ये जैसे जुआ होता है ना, कि एक चक्कर घूम रहा होता है, उसमें 80 तक के 100 तक के अंक लिखे हुए होते हैं। छर्रा 17 पे रुक जाता है, 24 पे रुक जाता है। इसलिए नहीं कि 24 पे रुकना था या 24 सही नंबर था, छर्रा रुक गया 24 पे, इसलिए 24 सही हो गया। तो एग्जिट पोल किसी का सही भाई होता नहीं। यूपी का एग्जिट पोल नहीं हो सकता है भैया। यूपी बहुत अगाध सागर, झूठे, चंट और राजनीति में नेताओं से अधिक दक्ष शातिर लोगों का राज्य है उत्तर प्रदेश। वहां पे एग्जिट पोल वगैरह नहीं हो सकता। हाँ, एक आध का सही हो गया, ठीक है, ये सबको अनुमान था, क्योंकि भाजपा वाले भी जब बात करते थे लखनऊ में, जो चतुरंगनी सेना में कमांडर के पदों पे बैठे हुए लोग थे, वो भी जब अंदरूने मुल्क वाली बातें बताते थे तो कहते थे 240 से 255। हम लोग ने स्पेस किया था, उसमें भाजपा के 2 युवा कार्यकर्ता आए थे, भाजयुमो के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे। तो वो लोग कहे कि हम लोग का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि कम से कम 255 तो हम ला रहे हैं, उसके अलावा जितनी आ जाए लहर में 255 पे हम श्योर हैं कि इससे नीचे नहीं जा रहे। उतने आया। हाँ, एग्जैक्ट। तो सर्वे सही हुआ, एग्जैक्ट उतने ही आया जो भाजपा का था। सिर्फ वो 255 ही है। बहुत सही। 273 जो है वो बीजेपी प्लस है। हाँ। अच्छा, जो मेजर टेक अवेज हैं इसके, उसमें बहुत सारी बातें कल से हो रही हैं। जरूरी नहीं कि अपन सब पे करें, पर एक जो कि योगी आदित्यनाथ का भारतीय जनता पार्टी में कद अब क्या होगा, प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। मोदी जी हैं, फिर योगी जी हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में बात है कि ये पार्टी क्या अब नेशनल एस्पिरेशंस जो हैं, जो उनका सपना है, उसको अब एक ज़मीन तो मिली गई है। भाई 2 राज्यों में सरकार है, गोवा में भी 2 विधायक जीत लाए, अब हिमाचल और गुजरात में लड़ेंगे। कई दिग्गजों के लिए एंड ऑफ द रोड
हुआ रहा ये। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुझे पता नहीं प्रकाश सिंह बादल अगला चुनाव लड़ेंगे या नहीं, होंगे या नहीं, सुखबीर सिंह बादल हार गए, चन्नी हार गए, पुष्कर सिंह धामी की पार्टी जीती पर वो हार गए, प्रमोद सावंत जैसे तैसे जीते, मतलब गिरते पड़ते जीते। मतलब आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मेजर टेक अवे इस चुनाव का क्या रहा? मतलब कि ये एक चीज़ जब हम भारतीय राजनीति को आने वाले 2-4 साल के हिसाब से समझना चाहते हैं किस दिशा में बढ़ेगी, तो फॉरवर्ड लुकिंग नज़रिए से जो एक मेजर टेक अवे है, इस चुनाव ने क्या वो दिया समझदारी के स्तर पर? ये चुनाव राजनीतिक समझ की पारंपरिक जो परिपाटी है, जो समीकरण है, जिससे हम लोग राजनीति को देखते समझते हैं, खास करके चुनावी राजनीति को, उन समीकरणों के ध्वस्तीकरण का चुनाव था। तमाम सारी धारणाएं भारतीय चुनावों को लेकर के जो हम लोगों के दिमाग में होती हैं वो सब ध्वस्त हो गई। एक नया ओबीसी लाभार्थियों का क्रिएट हो गया है, उस ओबीसी में भी एक नया ईबीसी क्रिएट हो गया है लैंगिक पहचान के साथ में। आधी आबादी का वोट भारी पड़ रहा है तमाम जातीय संकुलों के वोटों से। इसलिए भी समीकरणों के टूटने की कथा है ये, क्योंकि उत्तराखंड में, पंजाब में, इस तरह के राज्यों में जहां हमेशा ये धारणा रही कि 5 साल तू 5 साल मैं, और ये राजप्रासादों से राजप्रासादों तक है ना, एक बादल उड़ेगा घुमड़ेगा, 5 साल बरसेगा बजाएगा, उसके बाद फिर एक कप्तान आएगा, वो बादल को गिलास में उतारेगा, चुस्कियां लेगा, मूछ पे उंगली फेरेगा, 5 साल राज करेगा, बादल फिर वाष्पोत्सर्जित होकर के उस गिलास से उठेगा, 5 साल फिर। ये देखते देखते लोग चटान में आ चुके थे। कल मैं यही बता रहा था अपने प्रसारण में, आज फिर वही बात दोहरा रहा हूं। आम आदमी पार्टी बेहतर विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब का नया विकल्प है। बेहतर तो उसको साबित होना है, यह टाइम टेस्टिंग अभी उसकी होनी है, तो कोई बेहतर विकल्प नहीं है। लेकिन 2 विकल्पों में भैया राजमा दाल खाते खाते चट गए, लेट्स गो फॉर कढ़ी दिस टाइम। लोगों ने कढ़ी बना ली भाई साहब इस बार। तो ये है, और यही पंजाब के बाद में आप देखिए यही हो रहा है उत्तराखंड में। कांग्रेस को लगता था कि केक वॉक है, इस बार हम वापस आ ही जाएंगे। इतनी छीछा लेदर बीजेपी की हो गई है, 3 मुख्यमंत्री, कोई कुछ संभाल नहीं पाया, चला नहीं पाया, लोग घूम फिर करके कांग्रेस को वोट दे देंगे। क्या हुआ? कांग्रेस अपनी कलह में वो राज्य जीतने के बावजूद हार बैठी। ये कांग्रेस को गलतफहमी थी कि गोवा में पिछली बार उनको लोगों ने वोट दिया था, लेकिन बेमंठी करके बीजेपी ने सरकार बना ली 5 साल के लिए, इस बार लोग उनके साथ में न्याय करेंगे। नहीं हुआ न्याय, भाजपा वहां पे भी जबर होके आ गई। उत्तर प्रदेश जहां पे 35 वर्षों से कोई सरकार किसी पार्टी की रिपीट नहीं हुई, 71 साल से कोई भी मुख्यमंत्री पूर्णकालिक रिपीट नहीं हुआ, वहां पे भी सारे पारंपरिक लोग कहते अरे यूपी में भाई साहब समझ लीजिए 5 साल बाद फिर आता नहीं है। लोग कहें लहर के लिए वोट नहीं होता है, लोग बदलने के लिए वोट करते हैं। तो यही तो समझना चाहिए। सब ध्वस्त हो गया। आपने जो सवाल शुरू किया ना कि क्या मंडल पर कमंडल भारी पड़ गया, पर अब यही पारंपरिक सवाल है। हाँ, जो जिसका जवाब इन्होंने इस कदर दिया कि पारंपरिक जो मैट्रिक थे काम नहीं कर रहे, इसलिए पत्रकार लोग भी समझ रहे यार हमने कल कुछ से और मैं जोड़ा मंडल था। और कमंडल दोनों शब्द यूज ही नहीं कर रहा हूँ। इतना ध्यान रखिएगा कि कमंडल के अंदर है मंडल कमंडल में घुस गया है। अब उससे बाहर निकालने में बहुत कष्ट होगा। मेरा जो टेक अवे रहा मेजर वो ये था, डिलीवरी। एक ने डिलीवर किया था, एक ने दिल्ली में डिलीवर किया है, या लोग समझते हैं। देखिए डिलीवर करने का परसेप्शन होना योगी आदित्यनाथ ने डिलीवर किया है, इसका परसेप्शन यूपी के लोगों में है। दिल्ली में केजरीवाल ने डिलीवर किया है, यह बात हुआ पंजाब के लोगों को कन्विंस करने में लग गए थे। पंजाब के लोग ऐसे भी बैठे हुए थे 1 साल से यहाँ बॉर्डर पे, तो देख रहे थे पानी वानी आ रहा है, चाय वाय आ रहा है। डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ज्ञान वाली बात होती थी ना कि मैं धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोहियावाद, किसी को समझ नहीं आ रहा, पर लोहिया जी ने कहा था, फलाने ने कहा था। भाई साहब अब लोगों को बताना पड़ता है एग्जैक्टली क्या। राहुल गांधी की सबसे बड़ी बात है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत चिंतनशील हैं। जब वो बात करते हैं तो आप देखना कैसे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स यूज करते हैं, वो एकदम बहुत आपको लगेगा कि यार कितने ऊंचे स्तर की बात कर रहा है। तस्वीरें भी एब्स्ट्रैक्ट यूज कर रहे हैं आजकल, आइसक्रीम वगैरह पोस्ट कर रहे हैं। हाँ, हरे वाली आइसक्रीम। हाँ। तो अब जो है ना लोगों को छूने का, देखने का आदत लग गया है। जब यूपी में कहा, सभी कह रहे हैं कि राशन, शासन और पोलराइजेशन ये सब का है। वही लोग ये भी कहते हैं कि यार अब हिंदुत्व में वो बात नहीं रही।
अब लोगों को आकर्षित नहीं कर पाई। इनफैक्ट बहुत लोग कह रहे थे कि बीजेपी हार रही है क्योंकि हिंदुत्व का वो असर नहीं है। अब लोग जो है कोरोना रियल मुद्दों पर बातें कर रहे हैं। हमने तो बात किया लोगों से जाकर। एक बात ध्यान देना, पानी घर तक पहुंचना या ये प्रॉमिस की पहुंचेगा, इसका लोग, पत्रकार लोग जिनके इनके घर में तो टैप में पानी आता है साफ एकदम, दिल्ली में रहते हैं, हेलीकॉप्टर से वहां जाते हैं, इनको एहसास ही नहीं है कि वो कितना बड़ा विकास है। मतलब उसका साइज नहीं समझ पाते ये लोग कि बुंदेलखंड में महिलाएं कई जगहों जाकर ओपन सोर्स से गंदा पानी लाकर रखती थीं सुबह शाम। ये कितना बड़ा विकास है ये नहीं समझ पाते। ये क्या कहते हैं, अरे यार ये तो वेलफेयरिज्म है। मतलब हम आप करें तो इंक्लूसिवनेस, हम करें तो वेलफेयरिज्म इज्म लगा के। आप ये देखो कि पानी की टंकियां बहुत सारे गांव में लग गई हैं और वो दूसरे गांव वाले देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये व्यवस्था बन गई है, अब हमारे घर तक पानी आएगा। नहीं समझ पाए लोग। लोगों ने कहा कि अरे महंगाई इतनी बढ़ गई है, गैस का सिलेंडर ही दिया है ना, गैस तो भरवाया नहीं किसी ने। सच है, बहुत सारे लोग गैस नहीं भरवा पा रहे, इतनी महंगाई है, पर उसके पास सिलेंडर है, खाली है, सिलेंडर है। नहीं, इस बार कह दिया कि 4 सिलेंडर मिलेंगे साल में फ्री। बाथरूम में, होली पे, एक दिवाली पे और 2 और। बाथरूम में बोरी रखा हुआ है, बकरी बांधी हुई है, लेकिन वो 12,000 या 10,000 रुपये आए थे बाथरूम बनाने के लिए, इज्जत घर नाम से। ठीक है, ये सब बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमको ये विकास नहीं लगता। हम क्या समझते हैं, एक्सप्रेसवे हमको विकास लगता है। जो यहाँ से जाते हैं कहते हैं यूपी में एक्सप्रेसवे बना है, आई थिंक योगी हैज डन सम वर्क, या अखिलेश ने बनवाया था या मायावती ने बनवाया था, क्योंकि हम अपनी गाड़ियों में उस पर चलते हैं, हमें लगता है यार विकास हुआ है। जो गांव में लोग, अखिलेश ने बनाया, पॉकेट्स में जो विकास, अखिलेश ने जो बनाया एक्सप्रेसवे तो हारे क्यों। एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट बन गया। अरे भाई साहब नहीं, ये सब नहीं है। ये 2,000 रुपये सम्मान निधि जिसको बोलते हैं ना, आप उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं समझते कि आपका 2,000 रुपये में तो एक ड्रिंक आता है साहब। आपको क्या पता चलेगा कि 2,000 रुपये में वो किसान अपने घर में बैठ के महंगाई को ऑफसेट करता है। कि मोदी जी डीएपी का भाव तो बढ़ा दिए, लेकिन इधर से दे भी दिए, तो हमको तो बराबर ही पड़ा। समझ रहे हो ना। तो ये, और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, हेलीकॉप्टर पत्रकार, उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, रैली देखते हैं, उनको लगता है इतनी बड़ी हुजूम आई हुई है, वो रैली का मैकेनिज्म नहीं समझते, जो कि अब हम लोग समझते हैं। हम लोग तो उधर के लोग हैं, हमको पता है रैली का मतलब, रैली की संख्या क्या होती है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो ये नहीं समझते, वो कि आप जो अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर देते हो ना, या इन्फ्लेशन के फिगर देते हो, आदमी उसको जीता है। आप जब बोलते हो ना कि देयर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट, द रेट्स हैव गॉन अप, या तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, गोइंग टू टच डबल डिजिट, पेट्रोल का दाम 110 हो गया, गरीब आदमी कैसे अफोर्ड कर पाता होगा। आपका ये दर्द जेन्युइन इसलिए नहीं है कि आपने उसको फील ही नहीं किया। 50,000 रुपये पेट्रोल हो जाएगा ना, तो भी अपनी मर्सिडीज में डालोगे आप। जो गरीब आदमी है ना, उसको जीता है, पर उसको पता है एग्जैक्टली कि क्यों हो रहा है। ये सब आदमी को पता था। यूपी में जाति आधारित व्यवस्था के अनुसार से पेट्रोल और डीजल के भाव प्रभावित कर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट भी आप किसको पूछ रहे हैं उसके हिसाब से होता था। उसका कारण ये था कि वो तो जीते हैं, उनको पता है कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, उनको पता है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, उनको पता है कि फलाने चीज की किल्लत क्यों हुई है। जब ये लोग कहते हैं कि बॉडीज फ्लोटिंग इन द गंगा, कैसे भूल गए लोग, कैसे भूल गए कि कितने सारे लोगों को कोरोना में त्राहिमाम करते हुए देखा और ये सरकार उन तक ऑक्सीजन का सिलेंडर तक नहीं पहुंचा पाई। उनको कुछ, उन्होंने तो भोगा है ना इसको, पर उस आदमी को एहसास है क्यों नहीं हो पाया। वो सरकार की तरफ नहीं है, पर उसको ये एहसास है कि क्यों नहीं हो पाया। उसके यहाँ का स्ट्रक्चर क्या था, उसको सिर्फ इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ निकला था। इस बात का प्रभाव बहुत लोगों में है। अखिलेश नहीं निकले, कि वो निकला था, नहीं किया कुछ, कोरोना हुआ था फिर भी निकले थे, निकला था। आप जब गांव ग्रामीण समाज में जाते हो ना, वो निकलने का मतलब क्या होता है, ये फीलिंग जो है वो आती नहीं है पत्रकारों में कि निकले थे, हमारे साथ आए थे, हमको देखा था। ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और पर कुल मिला के डिलीवरी है। और पंजाब में भी डिलीवरी के लिए उन्होंने दिया है कि केजरीवाल दे सकता है, क्योंकि बाकी दोनों लोग डिलीवर करने में बिल्कुल असफल थे। प्रॉमिस करते थे, डिलीवर नहीं होता था प्रॉमिस का। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है, प्रॉमिस का 30% भी आप डिलीवर कर दो ना, जनता आपको वापस ले आती है। उतना मुश्किल नहीं है रिटर्न होना पावर में, लेकिन एकदम आप निठल्ले रहोगे तो फिर कष्ट। ये जो डिलीवरी वाली बात है, ये आप दोनों के लिए ही। मैं ना अभी आज सुबह ही प्रताप भानु मेहता को पढ़ रहा था, इलेक्शन के बाद क्या लिखा उन्होंने, तो उन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ इलेक्टोरल
कंसोलिडेशन नहीं है बीजेपी का, ये आइडियोलॉजिकल हेजेमनी भी है। और जैसे ये अज्यूम करना कि मैं एक जाति का नेता हूं, या मैंने ये जो डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ इसके बल पर मैं चुनाव जीत जाऊंगा, ये एक्चुअली मतलब डेमोक्रेसी की जो ये चुनाव की जो व्यवस्था है ना, उसको तुच्छ करता है। क्योंकि इसमें ये एजम्पशन है कि मैं इस जाति का हूं तो मुझे इस जाति के वोट मिल ही जाएंगे। ये इस बात को खारिज करता है कि कोई वोटर आइडिया से प्रभावित हो सकता है, किसी आइडिया से प्रभावित होकर के वो वोट डाल सकता है। तो वैसा वो एक फैक्टर लगता है कि आपको कि वो बहुत कारगर बात नहीं है। प्रताप भानु मेहता बहुत अच्छे स्तंभकार हैं। नहीं, जैसे इस बार जो बात वो कहते हैं उसमें दम होता है प्रायः। जैसे सोशल एरिथमेटिक की बात, कई बार डिब्बा गोल होता है। आप ये समझिए कि 21% वोट पाने वाली पार्टी 36% इसलिए पहुंची है क्योंकि मुस्लिम और यादव कंसोलिडेशन जबरदस्त सपा के पक्ष में हुआ है। तो ऐसा नहीं कि वो हवा में वो ये बात नहीं करें। मायावती के पास अगर 13% वोट बचा है तो इसलिए बचा है क्योंकि 10 से 11% जाटव वोट है और वो मायावती के चेहरे से ही जाता है। पर वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को जो वोट मिला है ना, वो सिर्फ जाति का नहीं है। जैसे एक डिलीवरी है उसमें, एक महिलाओं का है, एक लॉ एंड ऑर्डर है। मैंने पहले ही कहा कि मोदी जी ने 7 साल में एक नया ओबीसी, एक नया ईबीसी बना के तैयार किया है। जिनको आप बैकवर्ड सेक्शन मानते थे, जो आधी आबादी थी इस देश की, उसको उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसके लिए भी करेंगे। और जो ताऊ कह रहे हैं ना कि इज्जत घर कह के शौचालय बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चीजें देना, तेल पहुंचाना, नमक पहुंचाना, राशन देना, गैस की टंकी देना, चूल्हा देना, ये सारी चीजें ये मायने रखती हैं। तो ये बात एकदम सही है कि बीजेपी को जाति का वोट मिल रहा है। वो तो है, ये कहा ही नहीं आ सकता। धर्म के आधार पर तो लेकिन बीजेपी को धर्म का भी मिल रहा है और भी फैक्टर्स, और सपा को भी एक धर्म का मिल गया है, तो बीजेपी को फिर डिलीवरी का भी वोट मिला है। यही डिलीवरी उसको सरप्लस बनाती है, यही डिलीवरी उसको मजबूत कर देती है। वरना ऐसा नहीं है कि भाजपा केवल डेवलपमेंट का चुनाव लड़ रही थी और अखिलेश केवल जाति का चुनाव लड़ रहे थे। कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। देखिए, भाजपा बाबा कभी भी कॉम्बिनेशन के बल पे नहीं जीत सकती, क्योंकि इसका जो वोट बैंक है ना, वो बहुत छोटा है। वो सिर्फ कॉम्बिनेशन पे, इसलिए वो सबसे वोकल है लेकिन सबसे छोटा है। हाँ, सबसे छोटा है, इसलिए उनको और भी तंत्र बनाने पड़ते हैं। जैसे मंदिर जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, इस तरह के नारे को वायरल करना, उसका उद्देश्य यही होता है कि कमंडल में जो मंडल है उसको कमंडल के अंदर रखा जाए, कमंडल से बाहर ना। एक चीज कही कि कोविड में दिख रहा था कि योगी जा रहे हैं। कोविड के प्रबंधन को उस वक्त के एक अखबार के मुख्य पृष्ठ पे छपी हुई तस्वीरों के बाद में लोग अब सीधे आज के चुनाव के संदर्भ में देख रहे थे। इस दौरान एक साल में क्या हुआ उसको आप देख ही नहीं रहे हैं, जबकि उसको पूरा यूपी देख रहा है। और वो क्या हो रहा है, लगातार अपने सारे संबोधनों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बार बार ये कहा, 100 साल की दुनिया की सबसे बड़ी आपदा, जिसके आगे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश धराशायी हैं। हमसे ज्यादा लोग वहां मर रहे हैं, हमसे ज्यादा संक्रमण वहां फैल रहा है, हमसे ज्यादा महंगे टीके वहां लग रहे हैं। इस कंपैरिजन में जब आदमी भारत को देखता है तो कहता है, जब यार लंदन वाला नाई बचत थी तो हमार का हो जाई। हाँ, जब प्रतापगढ़ का हॉस्पिटल, सब केहू तो मरत, न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में फर्क तो है ना। आदमी जब देखता है ना कि उत्तर प्रदेश का राज्य सरकार का कोई मंत्री या उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा सांसद जो कि केंद्रीय कैबिनेट में राज्य मंत्री के ओहदे पर है, उनके घरों के लोग भी अस्पताल के बाहर मर रहे हैं, तो उसको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं कि केवल मैं मर रहा हूं या मेरे घर में लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं भाई, चौगिरदा मर रहे हैं। ये एक राज्य की कहानी नहीं है, ये चौगिरदा मौत हो रही है। तो उसमें गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा वाष्पित हो जाता है और आप लगातार उसको बताते हैं कि भैया हमने जो दिया है ना, इतना सब होने के बावजूद हमने जो किया है, भले ही आपने नहीं किया हो, मैं आज भी आपसे डंके की चोट पे कहता हूं कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा बुरा कोरोना प्रबंधन किसी और राज्य में नहीं रहा होगा। जितने राज्यों का मैंने कोरोना प्रबंधन देखा, सबसे बुरी तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश की रही, क्योंकि यहाँ पे इंजेक्शन और बेड भी सीएमओ या डीएम के लिखे उनसे लिखवाने पे मिलते थे। पूरा पीरियड ऐसा था, वो उससे काला अध्याय कुछ किसी और राज्य के पास नहीं है कोविड का। लेकिन कोविड होने के बाद में मुख्यमंत्री खुद कोविड प्रभावित इलाकों में, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के इलाकों में जाकर के चरपैया के इस पार खड़े होकर उस पार के लोगों से बात कर रहे हैं। ये चीजें मायने रखती कि हाँ, हमें पता है कि किसी से कुछ नहीं उखाड़ना है, तुम आए, हमें अच्छा लगा। ये है महंगाई के ऊपर जब लोग कहते हैं ना कि महंगाई लगातार बढ़ी है,
लोग भूल जाते हैं कि 365 दिन में क्या हुआ है, या इन 365 को दुगना कर दे तो 700 दिनों में क्या हुआ है। 700 दिनों में बार बार बताया गया है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। व्हाट्सएप भरे पड़े हैं इस कथानक से कि महंगाई क्यों बढ़ी है। उसमें कई झूठी कथाएं हैं, कई बनाई हुई कथाएं हैं, कई सच्ची कथाएं हैं, लेकिन ये कथाएं जा रही ना, ताऊ कह रहे हैं डिलीवरी, मैं कह रहा हूं डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप लगातार अपने वोटर से संवाद कर रहे हैं, झूठ बोलें सच बोलें कुछ भी बोलें, लेकिन आप लगातार उसको बता रहे हैं। बाकी बताने वाला कोई नहीं है, बाकी उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला कोई तंत्र नहीं है। भाजपा की जीत का एक बड़ा कारण उनकी संप्रेषण की क्षमता है, उनके संप्रेषण का प्रबंधन है, और अंतिम व्यक्ति तक उनकी जो एक चेन उन्होंने डेवलप की है उसमें लगातार संचार प्रवाहित करना। ये सेटअप, ये स्ट्रक्चर आर्थिक कारणों से, सांगठनिक कारणों से, क्योंकि कोई विचारधारा की दहलीज पे उस तरह से खड़ी पार्टी दिखती नहीं है आज की तारीख में। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि हिंदुस्तान में दो ही विचारधारा की राजनीतिक धाराएं रही हैं यहाँ पे, एक का अस्त हुआ दिखाई देता है और एक अपने एकदम उरूज पे है इस वक्त, है ना। तो वो दक्षिणपंथियों की राजनीति है या वामपंथियों की राजनीति है, बीच में सब सुविधा की राजनीति वाले लोग रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्योंकि बाकियों के पास नहीं है, बाकियों के पास ना पैसा है, बाकियों के पास ना संगठन है, बाकियों के पास ना इच्छा शक्ति है, बाकियों के पास ना विचारधारा है, बाकियों के पास लड़ने की तैयारी नहीं है, दिमाग नहीं है, इसलिए नहीं हो पाया। और यूपी का एक दुर्भाग्य मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा, जो मैंने पिछले 5 साल में देखा है, वो ये है कि ऑपोजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ना चुनाव के टाइम में ऑपोजिशन नहीं हो सकते। 365 दिन साल में, और जो 5 साल होते हैं ना, उसमें आपको अपना एक रोल निभाना पड़ता है। जैसे प्रियंका गांधी है, वो जब कोई बड़ा मार्की इवेंट होता था, कहीं बलात्कार हो गया, कहीं कोई बड़ी हत्या हो गई, कहीं पे कोई बड़ा कांड हो गया, तो जाती थी और वहां पे जाके जो भी होता है, मतलब मृतकों के साथ, फैमिली के साथ संवेदना व्यक्त करना और पूरे पुरजोर तरीके से नारे लगाना, ये सब होता था। एक इवेंट सा बन जाता था और ऐसा लगता था देखिए प्रियंका बार बार यूपी जा रही हैं, बार बार जा रही हैं, नहीं, यूपी में ही रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कार्यकर्ता, आप तो बड़े बड़े जगहों में जाता है ना, कासगंज चले जाओगे, आप उन्नाव चले जाओगे, आप लखीमपुर चले जाओगे, बहुत जिले हैं, बहुत गांव हैं, बहुत प्रखंड हैं, बहुत सारे लोग हैं। वहां पे आपका आदमी कौन है जो 5 साल काम करता है? वो नहीं। आप सडनली उसके बाद आप उम्मीदवार ढूंढ करके किसी को खड़ा कर दें। अखिलेश के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम क्या है कि नदारद रहे थे, खाली कोरोना के टाइम में नहीं, उसके अलावा भी। आपके पास 23 सीट है, 32 सीट है, फर्क नहीं पड़ता, आपको आवाज उठाते रहनी पड़ती है, एहसास कराते रहना पड़ता कि मैं यहाँ हूं, आप प्रहरी हो। वो था नहीं, तो आपने तो पूरा मैदान छोड़ रखा था ना। और एक माइनर ट्विकिंग के बारे में बोल दूंगा मैं कि राशन लेने महिलाएं जाएंगी। यूपी में राशन के क्यू में महिलाएं होती हैं, पुरुष नहीं होते। ये हमको जो शहरी लोग हैं उनको उतना समझ में नहीं आएगा, पर एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट है कि अब उस महिला का जो भी मिलता है राशन, उस पर फुल कंट्रोल है। पुरुष जब लेके आता था तो उसमें से कुछ गायब भी कर देता था। नहीं, और पुरुष राशन कभी नहीं लाता रहा है। जब नहीं, हमारे यहाँ तो पुरुष ही राशन लाते थे। बच्चे लेने, हम लोग खुद कंट्रोल पे जा करके, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान को कंट्रोल कहते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश कंट्रोल पे गए तो कंट्रोल चले जाओ, चीनी ले आओ, कंट्रोल चले जाओ, मिट्टी का तेल ले आओ, केरोसिन, घासलेट, चीनी और मिट्टी का तेल वहां मिलता था। 2 चीजें हम लोग लेने जाते थे, है ना। गेहूं आता था, उसमें लिखा होता था मूंगफली का तेल, हम देखे नहीं, बोर्ड पे लिखा हुआ होता था, कभी दिखाई नहीं दिया। फिर बाद में क्या खरमंडल हुआ कि कार्ड में जातियां बन गई, है ना। एक बीपीएल हो गया, एक एपीएल हो गया, और एक बीपीएल में भी फिर एक और जाति बनी, उसको अंत्योदय, लाल कार्ड। हाँ, तो अंत्योदय जो है वो 20 साल पुराना, एक 22 साल पुराना केस सुप्रीम कोर्ट में, और वहां से वो निकल के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना, सरकार की इच्छा शक्ति पे नहीं बना, सरकार को बनाना पड़ा। तो उसमें 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, ये व्यवस्था बनी थी। तो ये वर्गीकरण हुआ, लेकिन हमेशा कंट्रोल पे, क्योंकि पुरुष गया है काम पे, मजदूरी करने, पुरुष गया है खेत पे, खेत की मेलाई गुड़ाई जोतने के लिए, बीज डालने के लिए। ये भी नहीं कर रहा है तो चौराहे पे बैठा लफाजी कर रहा है, कचहरी गया हुआ है। महिलाएं जा करके दिन का काम निपटा करके घर पे वो हैं, झोला लिया, कार्ड डाला, उसमें पैसा आंचल में बांधा और चल दी कंट्रोल सामान लेने के लिए। या महिला को अगर नहीं जाना है, उनके घर में बच्चा इतना बड़ा है कि जो 10-12 साल का हो गया है, तो वो साइकिल में झोला लपेट करके कंट्रोल पे पहुंच जाता था। ये दृश्य है हमेशा से। नरेगा में लोगों को लगता है कि आदमी काम करते हैं, नरेगा में इस देश में महिलाएं काम करती हैं, और वो पैसा उनके अकाउंट में आता है, क्योंकि पुरुष ऑलरेडी जाके कोटा, अहमदाबाद, मुंबई में काम कर रहा है, घर पे रह गई हैं महिलाएं।
और वो महिलाएं नरेगा में काम कर रही हैं, उससे उनका खर्चा चल रहा है, उससे उनकी पायल बिछिया का इंतजाम हो रहा है, उससे उनके घर में बाकी सामान का इंतजाम हो रहा है। सोशल बेनिफिट में जो डायरेक्ट लाभान्वित होने वाला वर्ग है वो एक जाति नहीं है, वो एक एकदम अलग जाति है जिसका जिक्र आप 2 पॉडकास्ट पहले कर रहे थे, औरत जात। वो औरत जात है जो सोशल बेनिफिट्स को डायरेक्ट खुद ये एक एम्पावरमेंट है उनके लिए। ये एक एम्पावरमेंट, उनको ये महसूस होता है कि टॉयलेट पुरुष के लिए नहीं आया है, मेरे लिए आया है। उसको इज्जत घर नाम देने से, क्योंकि पुरुष तो कहीं भी जाके प्रक्षालन कर लेते हैं, और पुरुष अभी भी कर रहे हैं। हाँ। दूसरा, संगठन की जो बात कर रहे थे ना, एक ऐसा चेन ऑफ कमांड, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज कहीं भी विपक्ष मैच नहीं कर पाता है। जैसे चेन ऑफ कमांड में एक बहुत डिसिप्लिन है, सब लोग सेम पेज पर हैं काम करने को लेकर के, और उनकी जो निगाह है वो सबसे बड़े इनाम पे है, बहुमत पे नहीं है, प्रचंड बहुमत पे है। तो उसके लिए जो पहले से तैयारी है वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है कि विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी ये चुनाव खत्म हुए, उसके अभी गुजरात और हिमाचल में होने हैं, गुजरात और हिमाचल की टीमें काम कर रही होंगी, पर 2024 की तैयारी प्रधानमंत्री अभी से करने लगे। आज बयान उनका आया कि अब ये साफ ही है कि 2024 इस तरह का, बाय द वे, इस तरह का चेन ऑफ कमांड सिर्फ एक पार्टी के पास होता था, वो थी कांग्रेस। मतलब आज बोलते हुए बहुत अजीब लगेगा, पर कांग्रेस का जो चेन ऑफ कमांड था वो बिल्कुल छोटे छोटे गांवों से शुरू होकर दिल्ली तक आता था। वो कैसे ओवर द इयर्स विदर कर गया, खत्म हो गया, ये तो और कैसे ये बीजेपी में मेंटेन रहेगा ओवर द डिकेड्स। हाँ। ये भी एक मीम सवाल चला, है। आपने देखा कि कांग्रेस का वो हाथ वाला निशान है झंडे के साथ, और लिखा है कि ओनली 90s किड्स विल रिमेंबर दिस। ये नई पीढ़ी को पता भी नहीं कि क्या है। 2-3 चीजें इसमें और हैं जो जैसे मैं कह रहा हूं ना कि ये पारंपरिक सोचने देखने के तरीके का टूटने का चुनाव है, वो हमारा भी टूटना चाहिए। हमको क्या लगता है ना कि क्योंकि 20 साल से सत्ता लगातार बदलती आ रही थी या 30 साल से बदलती आ रही थी, तो हमने मान लिया कि ये नियम है। ये नियम नहीं है भाई साहब, ये एक समय में हुआ है, लेकिन लोग इससे कभी उबरेंगे, निकलेंगे। आपके शहर में राम कृपाल दादा का चमचम का दुकान घंटा घर पे बहुत मशहूर है। आप 30 साल तक वहां मीठा खाते रहे, लेकिन राम कृपाल दादा मर गए, वो दुकान बिक गई। दुकान जिन 2 भाइयों के हिस्से में आई, उन्होंने आपस में लड़ाइयां कर ली, एक ने दूसरे की प्रॉपर्टी कब्जा ली, और आजकल उस शहर में नरे स्वीट का बोलबाला है। चीजें बदलती हैं भाई साहब। आपको क्यों लगता है कि कैप्टन और बादल हमेशा पंजाब में रहेंगे? आपको क्यों लगता है कि हमेशा उत्तर प्रदेश में मायावती अखिलेश बीजेपी, मायावती अखिलेश बीजेपी? 30 साल से हम लोग यही कार्ड की सफलिंग देख रहे हैं ना। कांग्रेस पहले ही बाहर हो गई, उसको 52 में के बाद जो 2 पत्ते और जोकर के होते हैं उस तरह उसको बाहर रख दिया गया है। 52 की पिटैया में हमको बार बार लग रहा है कि नहीं, इक्का तो आना है गुरु, इस बार ईंट का आया है, अगली बार हुकुम का आएगा, उसका पान का आएगा, नहीं तो चिड़ी का आएगा, आ ही जाएगा। इक्का तो आना ही आना है, किसी न किसी के पास आना है, क्योंकि खेल तो हम ही 4 लोग रहे हैं, वजीर जू हजूर। इन दोनों में चोर सिपाही पता लगाओ, कभी दांव सही लगेगा, कभी गलत लगेगा। खेल चल रहा है, हमेशा खेल नहीं होगा। कभी पता कभी नहीं उन्होंने पर्ची मार कर रखी हाँ, है। कभी कभी महतारी आएगी, चप्पल मार मार के खेलने से उठा देगी, फिर जा करके खेत खलिहान पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ेगी। तो ये है, हमको ये धारणा नहीं बनानी चाहिए कि चीज़ ऐसे ही रहेंगी। हमको ये भी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि भाजपा हमेशा ऐसी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस भी हमेशा ऐसी नहीं थी जैसी आज है। तो राजनीति में बहुत सारी चीजें लगातार बदलेंगी। एक चेन ऑफ कमांड जो ताऊ कह रहे हैं ना, वो ऐसे ही था कि एक समय था जब नेहरू या इंदिरा या उसके बाद में उस दौरान संजय गांधी, ये लोग कुछ भी कहते थे वो नीचे तक ट्रांसमिट होता था, एक संगठन था। अब वो संगठन नहीं है, अब वो चेन खत्म हो चुकी है। जश्न की जो तस्वीरें आई है ना, आप बाबा के मुंह से राजनीति को मैं शारीरिक भाषा के नज़रिए से जब सुनता हूँ बड़ा मज़ा आता है। 2 चीज़ें देखी मैंने जो तस्वीरें याद हैं। एक, योगी की जीत का बहुत ग्रैंड जश्न हुआ। किसी मुख्यमंत्री की जीत का वैसा जश्न अभी समकालीन राजनीति में मुझे बहुत आसानी से याद नहीं आता है। प्रधानमंत्री जब जीतते हैं तो उस तरह का दृश्य दिखता है। दूसरा, कार्यालय लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर था शायद, असली बुलडोजर पर चढ़ करके लोगों ने जश्न मनाया। बिल्कुल। और वो जो बुलडोजरवाद का आक्षेप था वो आभूषण की तरह ग्रहण किया। कुछ प्लास्टिक के बुलडोजर अपने सर पर लेकर लोग नाच रहे थे। केवल उतना ही नहीं, कई विधानसभाओं में जीती हुई महिला प्रत्याशी बुलडोजर में ढोई जाती दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर इस वक्त सबसे पॉपुलर खिलौना बन चुका है। पीले रंग का बुलडोजर जिसकी हाइट 6 इंच
लंबाई 9 इंच, चौड़ाई 3.5 इंच, पेल के बिक रहा है, येलो कलर का, येलो येलो डर्टी येलो, लेकिन चल रहा है एकदम। ये विचित्र संयोग है कि लोकतंत्र में अगर जीत का, विजय का चिन्ह ही बुलडोजर बन जाए, सत्ता का संदेश ही बुलडोजर बन जाए, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसलिए है क्योंकि ये सत्ता के और सत्तासीन व्यक्ति के अति शक्तिशाली होने का और लोगों के उसके सामने सुरक्षित किंतु लाचार हो जाने का प्रमाण जैसा बन गया है। लोग सुरक्षित हैं, कोई दबंगई करेगा, गुंडाई करेगा, माफिया बनने की कोशिश करेगा, बुलडोजर चला देंगे, लेकिन ये भय का भी संचार करता है। तो ये एक चिंता है। दूसरी बात जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जश्न इस तरह से, देखिए उसके 2-3 कारण हैं। भारत में आम चुनावों या प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद दूसरा सबसे बड़ा चुनाव अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव है, पहली बात। दूसरी बात, जीत अप्रत्याशित थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आखिर समय तक सांप सूंघा रहा कि क्या ना हो जाए। सबको यह था कि जीत जाएंगे, लेकिन जीत को लेकर के विश्वास, कॉन्फिडेंस जो है वो आंख बंद करने पे डगमगा जाता था। तो आप कह रहे होते थे कि नहीं हम जीत रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं से एक कोंचा हुआ रहता था कि यार लोग, इतनी बड़ी जो संख्या है ना, ये बदलती आ रही है 35 साल से, इस बार भी ना बदल दे। यहाँ पे बाबा एक बात कहूंगा, ये जो बाबा ने बोला ना कि हम जीत रहे हैं, यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है उसको पता होता है हम नहीं जीत रहे हैं, जैसे कि बिल्कुल महान दल के नेता जो है, मनीष सिसोदिया ने वादा किया था उत्तर प्रदेश सरकार बनाएंगे। हाँ, वो संजय सिंह बोलेंगे हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार ले आएंगे। एक वो होते हैं, जैसे कांग्रेस बोले उत्तर प्रदेश में हम जीत रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं, वो बोल रहे होते हैं, अंदर से जानते हैं कि नहीं बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी बोल रही है हम जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं, वो अंदर से समझते हैं कि वह जीत रहे हैं। बीजेपी जब बोल रही थी कि हम जीत रहे हैं, तो अंदर से उनको दुखी होती थी कहीं हार न जाए, ये वाला जीत रहे थे, खेल ना हो जाए। तो इसमें अप्रत्याशित जीत हुई, इस वजह से भी जश्न बहुत पेल के हुआ। और तीसरी चीज आप भूल रहे हैं कि यही जीत दिवाली के आसपास हुई होती, रक्षाबंधन के आसपास हुई होती, तो इसके रंग दूसरे होते, फूले फूल माले माला चल रही होती। ये जो फागुन में जीत हुई है ना, इसने रंग भर दिया। कल आप अगर याद करें दृश्य को, तो मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ के ऐसे चित्र लोगों ने इसके पहले कभी होली पे देखे हैं, जिसमें, क्योंकि वो योगी व्यक्ति हैं, टीका लगा के पादस्पर्शम ततश्चमम, है ना, उस भाव से लोग उनको माफी मांगते हुए और आशीर्वाद लेते हुए उनको हमेशा होली विश करते रहे हैं। वही परंपरा रही है। संन्यास में रंग वंग खेलने का विधान नहीं है, तो जब आप संन्यास ले लेते हैं तो फिर आप रंग वंग खेलने वाले सांसारिक पर्वों में आप नहीं रहते हैं। योगी जी वैसे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत रंग रोगन पसंद करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उनका परिधान मुख्यमंत्री बनने से पहले या सांसद रहते हुए या केवल योगी रहते हुए जो था, आज भी वही है। उसके कपड़े की क्वालिटी में, लंबाई चौड़ाई, रंग, किसी भी तरह के विरंजकीकरण में कोई परिवर्तन आया नहीं है। तौलिया वौलिया सब वही है, कंटोपा वही है, गाड़ी वही, सब कुछ चकाचक। गाड़ी में बैठते हैं तो पहले उनका वो उस अपने कलर का तौलिया रखा जाता है। और वो नहीं, उसको कहते हैं आसनी। तो जो भी पीठाधीश होंगे वो हमेशा आसन पे बैठेंगे। तो आसनी की ये परंपरा है। हमारे यहाँ एक महामंडलेश्वर थे, उनकी आसनी हम ही बिछाते थे। वो जब भी बैठना होता था किसी मंच पे, उनके पास एक जीप थी DI वाली, तो उसकी आगे वाली सीट पे ड्राइवर के साथ वाली एक नया उद्घाटन बाबा के बारे में तो आसनी बिछानी पड़ती थी। मतलब जहां भी जाएंगे, मतलब एक शौचालय छोड़ के बाकी सब जगह आसनी लगती थी उनकी तो आसनी पे बैठते, तो इनका भी वही है। तो वो रंग कल देखने को मिला। और शौचालय का जिक्र नहीं भी करते तो चल जाता मुझे। अब नहीं, आप लोग इज्जत घर की बात आप लोग कर रहे थे तब से नहीं, हमको कई बार लगता है कि बाबा लोग वहां पे भी कुछ व्यवस्था करें कि कमोड के पीछे जो है वो एक मृग की छाल लगी हुई है, बाबा वहां पे बैठ के निवृत्त हो रहे हैं ये बाबा ने शौचालय शब्द जो है शुद्ध संस्कृत हिंदी का शब्द है। हाँ, कराची में लोग बोलते हैं, हमको बहुत अच्छा लगा सुन के
अच्छा, हाँ, वो नादिर अली एक प्रैंक कर रहे थे तो उसमें वो खुद ही बोल रहा है कि यार मैं तो शौचालय का दरवाजा उठा के लाया हूँ। भाई साहब, मतलब इसको कितना लोकप्रिय नरेंद्र मोदी ने कर दिया और सब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लोग शौचालय जाते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान जा रहे हिसाब बराबर। तो ये सारे कारण हैं रंग खेलने के, उत्साह के, उन्माद के। एक घटना जो महत्वपूर्ण है उसको जरूर ध्यान करना चाहिए कि मुझे नहीं ध्यान पड़ता कि पिछले 7 वर्षों में किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव जीती हो और उसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं पहले लोगों के सामने आके कार्यकर्ताओं को संबोधित कर दिया हो और जश्न मनाया हो। ये जश्न का फीता हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही काटते रहे हैं। दिल्ली में, या अगर वो यात्रा पे हैं तो वहां पे, प्रायः दिल्ली में ही केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ और मंत्रिपरिषद के अपने निकटस्थों के साथ में प्रधानमंत्री सबसे पहले जीत की जो पर्वानुभूति है उसका फीता काटने काम वही करते रहे। कल भी ये हुआ, लेकिन कल ये होने के 1.5 घंटे पहले लखनऊ में हुआ। उससे भी व्यापक, उससे भी बड़ा, घूमती हुई क्रेनें, खेलते हुए हुड़दंग, भाग जैसे दृश्य, मंच पे इतने लोग कि लगता था मंच संभाल पाएगा कि नहीं। उसी में एक आध कान के ऊपर पीला रंग डाले हुए, पीली अबीर में गोल गोल देह यष्टि वाले निषाद पार्टी के भी 2-4 लोग दिखाई दिए, लेकिन कुल मिला के भगवा था रंग, है ना। और दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, स्वतंत्र देव सिंह, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह तो नाच भी रहे थे। हाँ, और उनके पास नाचने का कारण था। सन 2014 से जो एक व्यक्ति एक पैर पे खड़ा होकर के अनवरत भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में लगा रहा है, लड़ा है, उसका नाम स्वतंत्र देव सिंह है। संगठन का व्यक्ति है और उसको पता है कि उसके पास और कोई लब्बलवाब नहीं है। और पाला भी ठीक चुना है उन्होंने, पाला भी ठीक चुना है, क्योंकि उनकी भी संगठन जीतता है ना, केवल व्यक्ति नहीं जीता है, संगठन भी जीतता है। संगठन के कार्यकर्ता का मनोबल एक अलग चीज होती है। इसके ऊपर भी कभी बात होनी चाहिए कि जीत बाहर से कैसी भी लगे, लेकिन जहां जीत होती है वहां पे जीत के भाव क्या होते हैं। उनमें नकारात्मकता नहीं होती, बहुत सकारात्मक होते हैं। कार्यकर्ताओं, कभी आपने सोचा है कि ये महिलाएं जो नाच रही हैं और इतना नकली फरेबी लग रही हैं, ये क्या हो रहा है? लेकिन अगर आप वहां पे हों, इन पार्टी कार्यालयों में, चाहे वो लेफ्ट का हो, राइट का हो, सपा का हो, बसपा का हो, आरएलडी का हो, लोजपा का हो, किसी भी आम आदमी पार्टी का हो, जब कार्यकर्ता के साथ आप खड़े होते हैं ना, तो आपको लगता है कि इस कार्यकर्ता को सिवाय 4-5 दिन पूरी सब्जी, 8-10 लड्डू, है ना, 1 अदद कुर्सी, इसके अलावा कुछ मिला नहीं है। और हो सकता है आगे 5 साल भी कुछ मिले नहीं। ये केवल एग्री करता है आपकी राजनीति से, आपकी विचारधारा से, इसलिए जुटा रहा। और इसलिए इसका जो सेलिब्रेशन है वो बहुत प्योर है, वो बहुत जेन्युइन है। इसलिए उसके ठुमके यहां से विकृत लग सकते हैं, आपको हास्यास्पद लग सकते हैं, लेकिन उसका आनंद जो है ना, वो बहुत ही अलौकिक है। और उसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये तो विचारधारा ऐसी है, ये लोग उसके जश्न मना रहे हैं, ये तो ऐसी विचारधारा का जश्न। ऐसा होता नहीं है। जीत का एक अलग मनोविज्ञान है। और सामान्य मानविकी की जीत की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो यही है कि सामान्य मानविकी जैसे राजनीतिक छल का हिस्सा नहीं है, वैसे उसकी जीत में भी छल नहीं है। तो ये बहुत सारे बिंब हैं जो मिल करके इसे एक बड़ी जीत का प्रस्फुटन बनाते हैं। राजनीति में तमाम सारे पांडित्य प्रवर जो हैं वो इसकी समीक्षा करते रहेंगे आने वाले दिनों में कि योगी ने अलग से भाषण पहले क्यों दिया और नरेंद्र मोदी से पहले योगी जी का अभिभाषण क्यों हो गया। इसकी व्याख्या मैं उन्हीं पे छोड़ता हूं। दूसरी चीज क्या है, Why did you start drinking before me? The party was declared open? हाँ, तो इसके ऊपर चर्चा होगी। दूसरी एक चर्चा और होगी, और वो चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या इस बार योगी जी के कैबिनेट में कोई और उप मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि एक उप मुख्यमंत्री जो उनके साथ शर्मा जी थे, वो मतलब वो एमएलसी हैं, वो विधायक नहीं हैं डायरेक्टली। और दूसरे जो विधायक थे वो सिराथू से कल हार गए, केशव मौर्य जी। लगता है वो भी एमएलसी हो जाएंगे। तो अब वो एमएलसी होंगे कि नहीं होंगे, हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। योगी जी एमएलसी थे, अब योगी जी एमएलसी नहीं है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज जो योगी जी की इस जीत का सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में दरअसल परिवर्तन की भाजपा की और नरेंद्र मोदी की सरकार थी, जिसमें 325 के जनादेश को योगी का चेहरा तमाम सारी गणनाओं और परिवर्तनों के बाद दिया गया था।
लेकिन 2022 की जीत योगी की जीत है, और उसको कह सकते हैं आपकी ये MY फैक्टर बीजेपी का, मोदी योगी द्वय, MY ऑफ बीजेपी। तो MY जीता, अखिलेश का MY कमजोर पड़ गया, बीजेपी का MY भारी पड़ गया। उनका कंसोलिडेट हुआ, बट MY के अलावा कुछ नहीं जुड़ा। मतलब MY के अलावा कुछ नहीं जुड़ा, काम जो कर गया ना वही है। आपने वो देखा रवि किशन को जश्न मनाते हुए, वो बड़ा मजेदार। रवि किशन का जश्न मैं तब से देख रहा हूँ जब से बीजेपी दिल्ली में बुरी तरह से हारी है और मनोज तिवारी की खीस निकल गई है। नहीं, उसमें ये था ना, फगुआ गा रहे हैं, भोजपुरी में स्विच कर फिर बोल रहे हैं हमार माई हो, हमार बहिनी हो, हमार भैया हो, सब लोगन का आशीर्वाद हमका मिलत रही, फिर वही हमार माई हो, हमार बहिनी हो। एक अपील तो है उसमें, इमोशनल अपील है उसमें। बिल्कुल, बस यही है कि अपील हमेशा एक जैसी अपील चलती तो लगता है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि आप चूरन बेचते हो और कथा पढ़ने बैठ जाएं तो लगता है कि कथा चौ में चल रहा है। मैं तो एंजॉय करता हूँ उनको सुनना, मुझे बहुत मजा आता है वो। मैं इस द्वंद को एंजॉय करता हूँ कि मनोज तिवारी के कुर्ते के साथ साथ जो आदमी चिपक के बीजेपी में आया था, आजकल वो सेंटर स्टेज में हो। मनोज तिवारी जब से वो बेबी बियर पी के नाचे लगलिन वाला गाला पॉपुलर हुआ, तब से वो नेपथ्य में ही है बेचारे। कल आए 12 लेकिन खुश नहीं हो पा रहे थे। उनको डर लगता है शायद कि कोई पूछ बैठेगा। तब दिल्ली में इस बार आपकी क्या रणनीति है? अब दिल्ली उनका हेडेक नहीं है ना। है? अब दिल्ली उनका हेडेक नहीं। हाँ, लेकिन उपलब्धियों के कालपात्र में तंदुल भी नहीं है उनके पास। तंदुल मतलब चावल, एक दाना। एक आखिरी बात, फिर अपन टॉपिक पे। अभी तो एजेंडा भी नहीं बताया। अरे काहे एजेंडा मत रखिए, एजेंडा नैरेटिव सब छोड़ दीजिए। तो ये लोगों को पता है कि इस बार का एजेंडा क्या है। हाँ, और लोग जानते हैं कि हम तीनों का व्यक्तिगत एजेंडा क्या है। इतने भोले नहीं है 3 ताल वाले। ये जो छत्रप हैं, बहुजन समाज पार्टी, सेट्रप्स, राष्ट्रीय लोग, ये शब्द जो है एक्चुअली संस्कृत से नहीं गया है। अच्छा, ये छत्रप हमने बनाया है, हमने अलक्षेंद्र बनाया था। हाँ, वैसे ही ये आया उधर से है। पहले मैं सोचता था कि सेट्रप जो है वो मुझे भी लगा कि यहाँ से गया होगा। छत्रप का अंग्रेजी, एक्चुअली छत्रप जो है वो सेट्रप का हिंदी है, अलक्षेंद्र। तो इसमें क्या है कि भारतीय जनता पार्टी है, उसकी जीत है, ये आम आदमी पार्टी की जीत है। इन दोनों को किनारे रख दें। उनके अलावा जो क्षत्रप हैं, जो उनके लिए इस चुनाव के क्या टेक अवेज। जैसे मैं बसपा से अगर बात शुरू करूँ, 12-13% मिला, प्रसन्न रही है। सीट कितनी मिली ये महत्वपूर्ण है। तो जो भविष्य की राजनीति है, क्या ये समय आ गया है कि बसपा के लिए ये एंड ऑफ द रोड है? अगर वो गवर्नमेंट में आने, सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है तो, या फिर वो अब आगे की जो पॉलिटिक्स से आने वाले 10-15 साल की बीएसपी के लिए अनिवार्य हो गया है कि वो अलायंस में जाए। अब उसको परजीवी होना ही होगा, वरना उसका भी जो कोर वोट बैंक है उस पर भी सेंध लगाने की इतनी कोशिशें हो रही हैं और वो कामयाब भी हो रही हैं थोड़ी थोड़ी। बिल्कुल, इसमें 2 चीजें हैं। एक, मुझे लगता है कि दलित राजनीति खत्म नहीं हुई है और अभी 150 साल चलेगी इस देश में, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है और सामाजिक विभेद खत्म होने वाला नहीं है इतनी जल्दी। लगता जरूर है कि खत्म करने की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन खत्म हो नहीं रहा है, ना कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि दलित राजनीति तो चलेगी, लेकिन मायावती की राजनीति मुझे लगता है कि खत्म हो चुकी है इस चुनाव में। और मैं आपको बता भी रहा था, अब से 4-5 एपिसोड या 10 एपिसोड पहले हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि दलित जब दलित नहीं होता है तो हिंदू हो जाता है, और वो कई राज्यों में आपको देखने को मिल रहा है। 12-13% वोट लेकर के मायावती केवल एक सीट पे हैं। वो सीट भी इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति की रेपुटेशन और उस प्रभाव उस क्षेत्र में ऐसा है कि वो जीत के आ गए हैं, अन्यथा वो सीट बीएसपी ने 0 सीटें जीती हैं। हाँ, तो बीएसपी का डिब्बा गोल है। कई लोग मजे ले रहे थे कि बीएसपी ने बाकी राज्यों में ज्यादा बेहतर किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे उत्तराखंड में भी इनके पास शुरुआती रुझानों में 3 या 4 सीट पे, पंजाब में उन्होंने 1 सीट जीती भी है। तो ये सारी चर्चाएं पंजाब से ही सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन मायावती जहां पे पहुंच चुकी है राजनीति में, मैं एक चीज आपको और बताऊं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक ज्यादा बेहतर विकल्प बन करके अगर पिछले 3 वर्षों में मेहनत मायावती करती तो वो आज खड़ी होती। और जिस 1-2 वजहों से योगी आदित्यनाथ को लोगों ने अखिलेश यादव की तुलना में ज्यादा बेहतर विकल्प पाया है, वो वजहें खत्म हो गई, वो दीवारें गिर गई होती। वो जो अस्पृश्यता है अखिलेश यादव को लेकर के,
वो अस्पृश्यता खत्म हो जाती, क्योंकि मायावती ने सुशासन दिया है, गुंडा राज को नियंत्रित किया है, लोगों को एक साथ लेकर के काम कर पाई हैं। मुसलमानों और दलितों और तमाम सारे ओबीसी जातियों में भी एक एक जाति को छोड़ करके ये प्रभाव रहा है कि नहीं, ये ठीक ठाक काम करने वाली महिला हैं। महिला होने के नाते महिलाओं के बीच में भी उनका प्रभाव रहा है। बहुत सारी वजहें हैं और उनके पास इस तरह के लोग और अनुभव सब कुछ है। ब्यूरोक्रेसी में वो बहुत सारे लोगों को जानती समझती हैं, जिन्होंने राजनीति में और सत्ता में चीज़ों को संभालने साधने का काम किया है। कई सारे ऐसे सेनापति नौकरशाही के, जो योगी जी के भी सेनापति रहे, वो उसके पहले अखिलेश जी के भी सेनापति थे, और पता चलता है कि वो दरअसल सेनापति बनाए थे मायावती जी ने, तब से वो सेनापति बने हुए हैं। तो इस तरह की भी घटनाएं हैं। लेकिन मायावती सबसे मजबूत विकल्प हो सकती थी, मायावती सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गई। इसके लिए केवल और केवल मायावती जिम्मेदार हैं। वो किस रूप में अपनी राजनीति को ले जाना चाहती हैं, क्या सोचती हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं उनके अंदर अब बची हैं, इसके बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। आप ये पूछ सकते हैं कि तो फिर मायावती राजनीति कर कह रही हैं? मायावती इसलिए राजनीति कर रही हैं क्योंकि राजनीति में रहते हुए, आप एक पार्टी का नेतृत्व करते हुए बहुत सारे एसेट्स को अपने जीवन भर नियंत्रित करते हैं, जो अगर आप राजनीति से बाहर हो जाएंगे और बसपा बामसेब का नारा लेके कोई और पार्टी खड़ी कर देगा तो उसके अधिकार क्षेत्र में वो चीजें होंगी। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे एसेट्स, बहुत सारा चैनल, चंदे का, कार्यकर्ताओं का, कनेक्शन का, वो सब आप एंजॉय करते हैं जब तक आप पार्टी की बागडोर को अपने हाथ में रखते हैं। तो एक तो ये प्रकट कारण है, और दूसरा मैं जैसे समझ ही नहीं पा रहा हूं, पिछले 7-8 साल से मैं ये समझने की बार बार कोशिश करता हूं कि मायावती ने आखिर में स्मृति ईरानी के भाषण से चल के राज्यसभा से इस्तीफा क्यों दे दिया, क्यों उन्होंने एक वैक्यूम क्रिएट किया। मायावती क्यों पिछले 5 साल के दौरान एकदम नहीं निकली, उन्होंने चुनाव को ऐसे ही जाने दिया। क्यों 2019 में मायावती का प्रचार उत्तर प्रदेश में सबसे कमजोर प्रचार था, जबकि मायावती बड़ी रैलियों के लिए जानी जाती रही हैं, लोगों के बीच जाने के लिए जानी जाती रही हैं। तो मायावती की राजनीति, मुझे नहीं लगता है कि अब जहां पे पहुंच चुका है मायावती का वोटर, वो जितना अप्रोप्रिएट हो चुका है, जितना वो टिल्ट हो चुका है बीजेपी की तरफ, अब उसको वापस मायावती अपने तरफ विश्वास जीत करके एक 10-15 साल के वैक्यूम के बाद में खींच पाएंगी, इसकी संभावना कम से कम मुझे नहीं दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि मायावती की राजनीति यहां से जा रही है, दलितों की राजनीति नए रूप में, नए स्वरूप में सामने आएगी। ताऊ, ये क्षत्रप में बीएसपी ही नहीं है, शिरोमणि अकाली दल भी है, गोवा में भी 2 पार्टियां हैं, मणिपुर में पार्टी, सभी के नजरिए जो अभी किन चुनाव नतीजे हैं, शिरोमणि अकाली दल पहली बार अपने नाम पे सही खरा उतरा है। सैड। पहले तो मायावती से शुरू करता हूँ। क्षत्रपों में बाबा ने बहुत अच्छे पॉइंट दिए और मैं फुल्ली एग्री करता हूँ कि दलित राजनीति का अंत नहीं है, ये मायावती की राजनीति का अंत है। उसका कारण यह है कि मायावती के बाद कौन, उनकी पार्टी का कोई स्ट्रक्चर नहीं जानते, होगा पर हम नहीं जानते। मैं अगर आप में आस्था जता रहा हूँ, आपके संगठन में आपकी पार्टी को मैं समर्थन दे रहा हूँ, तो मुझे यह जानना पड़ता है ना, भाजपा को अगर समर्थन देता हूं तो मुझे पता है ना कि किनको दे रहा हूं वोट। मायावती के बाद कौन, उन्होंने कोई लीडरशिप खड़ी नहीं की। शायद मायावती भी चाहती हैं कि बसपा या मतलब मायावती का जो राजनीति है वो उनके साथ ही खत्म हो जाए। उनके परिवार के कुछ लोग हैं अपेरेंटली, पर कभी ऐसा कुछ हमने देखा नहीं उनको राजनीतिक रूप में। उनके एक भतीजे की चर्चा बहुत हुई थी पिछले बार, अभी 2 लोगों को एलिवेट किया है पार्टी में उन्होंने, मजबूत तो किया ऐसा होता है, पर ऐसे राजनीतिक दल नहीं चलाए जाते जैसे वो चलाना चाहते हैं। एसेट कंट्रोल किया जाता है। हाँ, तो और एसेट है, एसेट बहुत कुछ है, वो एक पेंशन में रहती है। दूसरी बात क्या होता है कि आपने ना बहुत पहले एक जो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों तो छोड़िए, दलितों के लिए संघर्ष का जो इमेज होता है, उसके ऊपर आपने बहुत सोने और चांदी और महंगी चीजों का एक कलेवर वो लगाया, कलई करवाया, और लोगों ने आपको इस बात पे बुरा नहीं माना। पर जब उन्होंने ये देख लिया कि आप विलासिता में मग्न रह सकते हैं 5 साल तक पूरी तरह से, एकदम बीच बीच में कभी एक दिन आकर पढ़कर कुछ पन्ने आप चले जाते हैं। मायावती का संघर्ष नहीं है, संघर्ष था जब वो साइकिल पर जगह जगह चलती थी। शुरुआत में मुख्यमंत्री बनी तब भी संघर्ष था। हमने देखा है कि कानपुर में, मेरठ में, अलीगढ़ में अचानक किसी जिला अस्पताल में पहुंच जाती थी और खड़े खड़े वहीं पे डीएम और सीएमओ की नौकरी ले लेना, उनको बर्खास्त कर देना, इस तरह की
इस तरह के तेवर फायर मायावती के ब्रांड रहे थी हैं। उस समय। हाँ, बिल्कुल कोतवालियों थी। में पहुंचना और दलितों के खिलाफ या महिलाओं के खिलाफ अपराध के रजिस्टर खोल के देखना, ओवर राइटिंग और पेंसिल से प्राथमिकी लिखी जाने के ऊपर तत्काल कोतवालों को, एसएचओज को सस्पेंड कर देना, ये मायावती की ये ये परसेप्शन भी था अधिकारियों मायावती मतलब अधिकारियों उसको को कहते भी। हैं ना कि मायावती से लोगों की, खास करके नौकरशाही की फटती थी। आज भी जो इमेज है कि लोग बोलते हैं ना कि बाबा ने क्या किया, बाबा ने वो प्रशासन को ठीक कर दिया, न्याय मिलेगा थाने में ये सुनिश्चित कर दिया, ये मायावती ने किया था। उनकी भी यूएसपी यही थी। पर वो खैर, अब आइए दूसरे छत्रपों पर। आप सैड पे हाँ? सैड पे हाँ, सैड आप सैड यही क्या है सैड देखिए, स्टाइल। सैड एक अकेली पार्टी, अकेली नहीं है, देश में है ऐसी 2-4 पार्टियां छोटी छोटी जो कि धर्म की राजनीति करती है और कोई पार्टी नहीं करती। मतलब कोई बड़ी पार्टी, वहां पे 2-3 पार्टियां पंजाब में जो करती हैं, पर इनका जो है धर्म की राजनीति पे एकाधिकार सा है। क्योंकि शिरोमणि अकाली दल जो है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी सॉर्ट ऑफ नियंत्रित करती है। तो सैड गया नहीं है कहीं। सैड इस बार थोड़ा सा सैड हो गया है, वेरी बैड टाइप का सिचुएशन में पड़ गया है, आपकी आंधी में चला गया है। ये आंधी, आप जानते हैं कि केजरीवाल की एक अच्छी बात ये रही कि दिल्ली में भी जब वो दूसरी बार आए, ऑपोजिशन नाम की चीज नहीं थी। इस बार भी वो बिना अपोजिशन के पंजाब में रहेंगे। मतलब क्या अपोजिशन है, कुछ भी नहीं। पर चूंकि वहां पे जो पंथ की राजनीति है, पंथ की जो पॉलिटिक्स है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। मेरे हिसाब से सुखबीर बादल फिर से जोर लगाएंगे और उनका काडर बाय द वे अभी भी है, छोटा है, कमजोर हो गया है, आंधी में इस बार उड़ भी गया, लेकिन वो अपने आप को समेट लेगा। शिरोमणि अकाली दल को मैं कहीं जाते हुए नहीं देख रहा हूँ अभी, वो रहेगा। बाकी छत्रप क्या है? हाँ, बाकी तो छत्रप हैं भी नहीं। बाकी छत्रप नहीं है। बाकी जो आपके जाति वाले लीडर हैं, जैसे राजभर हैं, मौर्य हैं, केशव देव मौर्य हैं, धर्म सिंह सैनी है, इस तरह के लीडर को मुगालता कभी कभी रहता है कि मैं बहुत मजबूत हूं, पर वो समीकरणों पर डिपेंड करता है, कब वो चलते हैं, कब वो नहीं चल पाते हैं। सिक्का जो है वो हवा पे डिपेंड करता है, खड़ा रहेगा कि गिर जाएगा। एक चीज जो हुई है और उसको लोग अब मतलब स्वीकार तो करते थे, लेकिन अब स्वीकार करने के साथ साथ अब खारिज करने लगे हैं, और ये कमाल की चीज है। हम सबको पता है लेकिन हम लोग बोलते नहीं है। जैसे 75 में और 77 में बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। ऐसा करने के पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, जो व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ की महत्वाकांक्षाएं हैं, उससे ज्यादा राजनीतिक और वैचारिक कारण थे कि भाई हम आपके इस कदम से एग्री नहीं करते, हम आपके साथ नहीं है, या ये भरभंड हो गया है और ये जो इस तरह के लोग एक साथ आ गए हैं राजनीति में, इससे तो बेहतर है कि हम आपके साथ रहें। वीपी सिंह के मामले में भी हम ये देखते हैं कि वीपी सिंह जब निकल रहे हैं कांग्रेस से, तो उसके पीछे एक स्ट्रांग लॉजिक है कि भाई तुम नहीं कर पा रहे हो, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी लाइन गलत है और हमें ये करने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद में 90s की राजनीति अपराधीकरण और अवसर की राजनीति का समय बनता है, और वहां पे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग अचानक से बरसात के मेढकों की तरह अपना रंग बदल लेते हैं। वो एक शाम आपको हरे दिखाई देते हैं और अगली सुबह आपको पीले दिखाई देते हैं, तीसरे दिन आपको वो केसरिया या लाल दिखाई देते हैं। तो इस तरह से रंग बदलने वाले मेढकों से राजनीति के तालाब में टरटराहट फैलने लगी, और हम लोग इसको देखते रहे, जानते रहे कि ये सब अवसर वाले हैं। लेकिन फिर उनके साथ में, क्योंकि वो या तो किसी क्षेत्र को अपने प्रभाव में लिए हैं या किसी जाति को अपने प्रभाव में लिए हैं, वो ताकतवर बने रहे, उनके पास बार्गेन रही। इस बार ऐसे तमाम सारे मेढकों की, ऐसे तमाम सारे लोगों की, नेवलों की, हाँ, इन सब की जो राजनीति में स्वीकार्यता थी ना, उसको लोगों ने कहा कि नहीं बहुत हो गया यार, बस करो। जैसे ताऊ कह रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल का रिलेवेंस बना रहेगा, वो गेम से बाहर नहीं हुआ है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के सामने चुनौती भी एक बहुत बड़ी है कि अब जो भगवंत मान टाइप या केजरीवाल खंबे पे चलने वाला मुख्यमंत्री है ना, या खेत खलिहान से निकला हुआ मुख्यमंत्री पीली पगड़ी वाला, उसके बराबर पब्लिक परसेप्शन में खड़े होने के लिए आप किसी किंग इन द कैसल वाले गाने का मोन्टाज लेकर के आप नहीं आ सकते हैं। आपको अब सामान्य मानविकी वाले अवतार में आना पड़ेगा, जो सुखबीर को अपनाना पड़ेगा, जो हरसिमरत कौर को अपनाना पड़ेगा, जो प्रकाश सिंह बादल 30 साल 40 साल पहले जैसे थे उस मोड में शिरोमणि अकाली दल को वापस जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो मिट जाएंगे। हाँ, तो फिर आपकी राजनीति जो है, क्योंकि आपकी राजनीति अब जिस स्तर पे रीइन्वेंट तो करना ही पड़ेगा। कांग्रेस कहती है ना कि हमने सब्सिडी दी, एक भी बादल नहीं अब की बार विधानसभा में, तो एकदम आसमान साफ है, और वापस मतलब वो तपना पड़ेगा पानी को। अगर जो
शिरोमणि अकाली दल का जो देग है, अगर वो तपने से इनकार कर देगा तो बादल बनेंगे नहीं, भाप उठेगी नहीं, बहुत संकट है। और पंजाब ने इस बार देखिए कहाँ पंथ की राजनीति, कहाँ धर्म की राजनीति, पर ये इस बात पे किसी को यकीन नहीं होता था कि पंजाब अपना भरोसा, अपना अगला 5 साल किसी ऐसे आदमी के हाथ में दे देगा जिसके सर पे पगड़ी नहीं हो। नहीं नहीं ताऊ, हम तो ये कहते हैं कि ये हुआ है ना कि क्योंकि दोनों तो लेविश कोर्ट्स हैं भाई, बादल का घर और अमरिंदर का घर, ये दोनों एक तरह से शाही लोग हो गए पंजाब के। एक राजनीतिक शाही है, एक खानदानी शाही है। अब ये शाही दरबानों के मुर्ग मुसल्लम पंजाब खाते खाते चट गया था, तो सनीचर को अचानक से पंजाब ने कहा आज खिचड़ी बना लो। एक केजरीवाल पे भरोसा करना एक बहुत बड़ा संकेत है बीजेपी के लिए भी भविष्य में कि वो अच्छा कर सकते हैं। बाकी जो 17 हैं आपके ना, इस देश में सही में विपक्ष नहीं रहा फॉर सम टाइम। बीजेपी विल हैव इट इजी, क्योंकि आपके पास जो विपक्ष है ना वो कांग्रेस ही है। देखो बुरा मानो या भला, सवाल यही है कि नेशन वाइड जो है बीजेपी को का मुकाबला करने के लिए एक ही पार्टी थी, कांग्रेस, जो कि बिल्कुल और सिकुड़ गई है। तब अब क्या है आपके पास? बिहार में आरजेडी, यहाँ समाजवादी, मुंबई में एनसीपी शिवसेना, और राजस्थान में अगली बार परिवर्तन हो गया तो समझिए वहां से भी गए, और छत्तीसगढ़, 2 ही चीज जगह बचे हैं। आप उड़ीसा में कौन ओपोजिशन पार्टी? बीजेपी। सत्ता में कौन? वहां की क्षेत्रीय पार्टी। तृणमूल चाहती है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हो जाए, पर उनका एक्सपीरियंस जो है इस बार भी उनको बता रहा है कि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, अभी क्षेत्रीय पार्टी है। ऑपोजिशन में बीजेपी है। यहीं पे एक चीज है, जैसे ये एक छोटी सी बात है, ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता के साथ इतना जुड़ा कि वो टाइप कास्ट हो गया है। ममता की छवि उनकी भाषा में बंगाल है, इसलिए वो शायद एक पैन नेशनल अपील नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ वो समस्या नहीं है। यही बात है ना, क्यों यही बेनिफिट भी है, लेकिन और उनके मुद्दे भी बहुत प्रादेशिक नहीं है। मुलायम सिंह क्यों नहीं देशव्यापी हो सके? उनकी पार्टी में तो उन पर तो कोई मुहर नहीं था, पर उन्होंने अपने आप को यूपी का बना लिया और यूपी के हो गए। समाजवादी पार्टी यूपी से बाहर कोई चमत्कार करने की स्थिति में नहीं है ना। और आप ऐसे अगर देखोगे तो देश भर में ऑपोजिशन जो है सिर्फ तमिलनाडु और केरला को छोड़ दीजिए तो अब आंध्रा में भी बीजेपी ऑपोजिशन बनना चाहती है, तेलंगाना में बन जाएगी अगली बार। तो अब आपके पास इस समय जो व्यापक विपक्ष होता है, मतलब यूपी में नुकसान होना कांग्रेस का, देश का नुकसान नहीं है, कांग्रेस का नुकसान। देश का नुकसान इसमें होता है कि आप एक सशक्त ऑपोजिशन की स्पेस जब आप एक एक स्टेट में छोड़ते जा रहे हैं। अब आपने उत्तराखंड में आपकी होती सरकार, लॉजिकली आपने छोड़ दिया, पंजाब से आप खिसक गए। अब पंजाब में ऑपोजिशन जो है शिरोमणि अकाली दल होगी, इस बार नहीं, 15 है इनके, उनके 6 हैं, पर पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन शिरोमणि अकाली दल होगी और आप सत्ता में होगी, कांग्रेस नहीं आएगी गिनती में। बिल्कुल। अभी देखो आप तमिलनाडु में जैसे होता है ना, बीजेपी नहीं घुस पाती, कांग्रेस वहां थी, सत्ता में थी, बिल्कुल। कामराज और कृष्णा मेनन जब से बाहर हुई है ना, तब से मतलब अगर अगले चुनाव में डीएमके ये बोल दे कि भाई साहब हम आपको नहीं दे रहे सीट, तो डीएमके को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इनका बेस खत्म हो गया है। ये बिहार में भी इनके साथ यही हुआ, आरजेडी के साथ रहकर इन्होंने आरजेडी को ही नेता मान लिया। बीजेपी ने जिनसे गठबंधन किया क्षत्रपों से, उनको खाया, इन्होंने जिनसे किया क्षत्रपों ने उनको खाया। हाँ। इनके साथ उल्टा हुआ है। तो यहाँ पे भी इन्होंने विभिन्न समझौते करके यूपी में, जो कि उनका गढ़ था, यूपी कांग्रेस मतलब क्या है यार, कांग्रेस का जन्म ही सब कुछ इलाहाबाद ही सेंटर हुआ करता था ना भाई। लेकिन क्या किया कांग्रेस ने कि अब कभी इसकी नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। तो जब कोई बड़ा आदमी छोटे के नेतृत्व को स्वीकार करता है ना, तो इसीलिए करता हो कि छोटे को मार दूंगा। जैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना को छोटा बना लिया, बड़े भाई से उसको छोटा भाई बना दिया एक दिन, इसलिए शिवसेना चली गई, यार हम तो घटते ही जा रहे हैं, और उसने छोड़ दिया बीजेपी का साथ। बीजेपी ने पंजाब में अकाली दल को बड़ा भाई बनाया, उसका परिणाम है कि आज बीजेपी के वहां 2 विधायक हैं, हो सकता है वो 4 होते, क्योंकि उसने बड़ा भाई निर्धारित कर दिया था। बिहार में नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें आई बीजेपी को, क्योंकि वो लगे रहे कि नहीं बड़ा भाई नहीं है, हम दोनों एनडीए के नेता रहोगे, लेकिन बड़ा भाई वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ये कांग्रेस जैसी पार्टी ने दूसरे छोटे छोटे दलों को बड़ा भाई बना के बहुत बड़ी गलती की है। वो आता है बार बार कि कांग्रेस शायद कंफ्यूज है कि उसको लड़ाई लॉन्ग टर्म के लिहाज से लड़नी चाहिए या वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के हिसाब से समझौते करे। अगले विषय की ओर बढ़ना चाहिए। एक ही चीज बस मैं कह दूं, तुमने जो कांग्रेस पे अंतिम टिप्पणी की है कि राजनीति में लॉन्ग टर्म लाने वाले अच्छा करते हैं और लॉन्ग टर्म ही प्लान करना चाहिए, ट्रेडर मत बनिए। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करते अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, तो आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ खड़ी है वहाँ नहीं पहुँचती। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही थी। और आप अगर ध्यान करें तो
इन चुनावों के दौरान या ठीक पहले एक समाचार एजेंसी को अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें हार से भय नहीं है, और उस वक्त लगा था कि क्या इन 5 राज्यों में परिणाम विचित्र होंगे और क्या ये एक तरह से ईज लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम तो तब मिठाई बांट लेते थे जब जमानत बच जाती थी, हम तो वो पार्टी रहे हैं, वहां से हम यहां तक आए हैं। तो वो लॉन्ग टर्म देखने की वजह से ही वो कायम हो पाया। 3 चीजों पे मैं ध्यान लाना चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री के भाषण में, जीत के बाद उन्होंने जो भाषण दिल्ली में दिया इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस के बाद में, जो विजय संबोधन दिल्ली मुख्यालय में हुआ और नई बिल्डिंग है, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उसका उद्घाटन हुआ है, अभी तक बहुत शुभ साबित हुई है, वास्तु वगैरह अच्छा होगा उसका। बहरहाल वो भाषण में मिस कर गया। हाँ, तो उस भाषण में उन्होंने 3 चीजों पे जो फोकस किया है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने ईडी और तमाम तरह की एजेंसीज, इन सब का इशारा करते हुए और महाराष्ट्र की तरफ बहुत जोर दिया। दूसरा उनका इशारा जो था वो ये था कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ही आगे विकल्प है और सीमावर्ती राज्य में अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जान लगानी पड़े, जान देनी पड़े, तो उसके लिए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जान भी देने को तैयार रहेगा। तो प्रधानमंत्री के पास आगे का रोड मैप क्लियर है। प्रधानमंत्री जीत के अगले ही दिन 11 तारीख को अहमदाबाद भी पहुंच गए हैं और एक तरह से गुजरात के चुनावों की तैयारी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। प्रधानमंत्री ने एक चीज और कल कही जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों ने उसी को हेडलाइन बनाया कि 2017 में चुनाव जीतने के बाद लोगों ने कहा था 2017 में लोग जीते हैं इसलिए इनको 2019 में इतनी सीटें मिली। क्या वो पॉलिटिकल पंडित ये साहस दिखाएंगे कि अब वो फिर कहें कि 2022 में हमने यूपी जीता है इसलिए 2024 भी भाजपा का है? वही उसी की बात में हाँ, तो ये जो है ना, आप कितना मतलब प्रधानमंत्री के भाषण में वो अपने फोकस पे क्लियर रहते हैं और उसमें पीछे देखना कम होता है। वो जीत के भाषण में जीत की बात नहीं कर रहे होते हैं, जीत के आगे की बात कर रहे होते हैं। एक श्रेय जो बहुत जरूरी था और वो हर चुनाव के बाद देते रहे हैं महिलाओं का, वो उन्होंने कल भी दिया। लेकिन 3 टेक अवेज कि जिन सरकारों को ईडी, आईबी, सीबीआई से परहेज है, जिसका मतलब है तमाम कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां सरकारें राज्यों की, उनके लिए उनका संदेश क्लियर है। पंजाब को लेकर उनकी रणनीति बहुत स्पष्ट है। अमरिंदर गए, बादल के ऊपर ऑलरेडी बहुत बैगेज है, ये आदमी मिट्टी में सना हुआ है, इससे मिट्टी में सना हुआ आदमी ही लड़ सकता है। नडाल के साथ कच्ची किरमिच वाली मिट्टी में टेनिस खेलने के लिए मैं ही सुपात्र व्यक्ति हूं, ये कल प्रधानमंत्री ने बता दिया है। और तीसरी बात मैंने आपको बता ही दी कि 24 आओ बॉर्डर स्टेट। ठीक है, तो अब इसके बाद जो अगला विषय है उसमें अपन बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा बौराएंगे, क्योंकि बाबा का प्रिय त्योहार फागुन पूर्णिमा वो आने वाली है। अगला जो एपिसोड होगा 75वां, उसके पहले होली आ जाएगी। तो खेल हो चुका। हाँ, तो होली के प्रोग्राम पर, बाबा की तैयारियों पे तो बात होगी, पर रंग पर आज ज्यादा बात करनी है, रंग की नवैयत पर और रंग के अर्थ विस्तार पर, रंग शब्द के अर्थ विस्तार पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद शुरू। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पोर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। 3 ताल सुन रहे हैं आप कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। चुनाव का जश्न तो बाबा जिसको मनाना था मना लिया। भंगुर जश्न है, स्थायी जश्न होली का है।
तो हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग? ऑल कूल एंड वेल। और मैं तो बनारस में होऊंगा होली के पहले की तैयारियों के लिए। बस जाऊंगा बिना बताए कि मैं कब जा रहा हूं और बिना बताए कि कब मैं निकल रहा हूं, ताकि मैं घिरूं नहीं स्वजनों, मित्रों, चाहने वालों से। इस बार वो वाला कार्यक्रम नहीं है क्या? इस बार बहुत सारे कार्यक्रम नहीं हैं। इस बार मेरे जाने का कौतूहल केवल एक है कि जिन गलियों में हम लोगों ने रंग भरी एकादशी देखी है, होली देखी है बाबा की, वो गलियां जा चुकी हैं और बाबा इज इन न्यू अपार्टमेंट नाउ। लेट्स डू द हाउस वार्मिंग। तो ये हाउस वार्मिंग होली है। कॉरिडोर कॉरिडोर कॉरिडोर। बाबा जो है, बाबा तुझे का कौड़ी कॉरिडोर की देख डोर लेते से बांध लिया है। तो ये जो है, तो मैं जा रहा हूँ एक दिन के लिए, 1-1.5 दिन के लिए बनारस जा रहा हूँ, फिर वापस भी आना है। और वहां से तमाम आवश्यक पदार्थ भी साथ ही आ जाएंगे। जैसे मगही पत्ते की डलिया दिल्ली में खोज पाना असंभव है। अच्छी गुणवत्ता का कत्था और सादी सुरती ये भी खोज पाना नामुमकिन है। होली पे खाई जाने वाली मिठाइयाँ, जिसमें सबसे अव्वल मलाई गिलौरी है, वो तो दिल्ली में लोग सोच भी नहीं सकते हैं, इतने क्रिएटिव नहीं है। ये सारी चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सोच भी नहीं सकते। हाँ, मतलब तुमसे नहीं होगा। खाना बनाना छोड़ो, पहले सोच के दिखाओ। सोच के दिखा भैया। वो फैज कहते हैं ना कि जलवागाहे विशाल की शमे वो बुझा भी चुके अगर तो क्या, चांद को गुल करे तो हम जाने। तो ये तो दिल्ली वालों से मैं कहता हूँ सोच के दिखाओ। मलाई गिलौरी सोचो क्या होगा, सोचो, सोच के इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख करके ऑफलाइन भेजो हमको, हम कॉपी चेक करेंगे, नंबर ईमानदारी से देंगे। सोचो। तो ये सारी चीजें हैं। होली पर परिधान को लेकर के बड़ी बात है कि हम लोग क्या पहन कर होली खेलें। तो बचपन से हम लोग पुराने कपड़े निकालते थे कि रंग लगेगा और वो पहन के खेलते थे। फिर देखा कि फिल्मी सितारे जो हैं वो सफेद कुर्ता पाजामा पहनते हैं। किसी ने उसका वांग में बताया कि इसलिए कि इसमें सारे रंग दिखते हैं। बिल्कुल। तो आपने एक वो कैनवस सजा दिया है कि आओ अब रंग डालो मुझ पर। तो आपका परिधान क्या रहता है होली पे? हमारा परिधान सूती रहता है, और सूती और थोड़ा सा घिसा हुआ। इस पे बहुत जोर नहीं रहता है कि नया कुर्ता पजामा खराब किया जाए, जबकि लखनऊ और अवध में ये परंपरा रही है वेल डूइंग फैमिलीज के बीच में कि 85 रुपए से लेके 115 रुपए तक के, ये मैं 10-20 साल के पहले के रेट्स बता रहा हूँ, कुर्ता पजामा आ जाते थे, है ना। उनमें हल्का सा चिकनकारी का काम गले पे होता था। रेगुलर पजामा बगैर नाले का और बगैर कॉलर वाला कुर्ता, नाला अपने पास से डालना होता था, उसको पहन करके लोग होली खेल लेते थे और वो फेंक जाता था। फिर उससे क्या होता था कि आप एकदम व्हाइट कैनवस की तरह लोगों के सामने होते थे और हर रंग उस पर खिल रहा होता था। लेकिन अमूमन आप लोगों को पाएंगे कि घर में सबसे परित्यक्त होने की स्थिति में पहुंच चुके कपड़ों को पहन करके होली खेली जाती है। बहुत सारे लोग, हमारे बचपन के जो कपड़े थे इतने एम्बैरेसिंग थे ना होली के। हाँ, मतलब विचित्र कई बार लंबे बाजू और कम लंबाई की कमर ही नहीं बंद हो रही है। पैंट में पता हुक जो है, जो इधर वाला हुक है वो उधर वाले में लगा हुआ है। मान कर चला जाता था कि होली ऐसी होगी कि कपड़ा बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तो और वो होता ही था बर्बाद। और फिर कहा जाता था कि चिंता मत करो, पड़ोसियों के बच्चे भी ऐसे ही पहन के आए होंगे। हाँ, सब ऐसे ही आएंगे, तो कोई चिंता करने की बात नहीं। लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जो सोचता तो है कि इस बार होली में क्या पहनेंगे, लेकिन पहनने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि उसके पहले उसका कोई ठीक ठाक कपड़ा लिपटाया जा चुका होता है। फर्ज कीजिए कि होली 18 को खेली जानी है और भाई साहब 15 तारीख को चले आ रहे हैं अपने इलाके में, या अपने रिश्तेदारी में गए हुए हैं, विदाई में गए हुए हैं, ऑफिस गए हुए हैं, और किसी ने बैगनी रंग या नीला वाला जो क्रिस्टल होता है चमका दिया है सफेद कमीज पे। भाई साहब, आपके पास विकल्प नहीं, आपको यही पहन के खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये कमीज अब आप जीवन में दोबारा पहन नहीं सकते। रंग लगी कमीज और शादी का लहंगा ये निकलते नहीं है भाई साहब दोबारा, इन पे बहुत खर्च नहीं करना चाहिए। तो ये है सबसे मजेदार चीज जो है, रंग की महत्ता। और इसके ऊपर अगर जो लोग 3 ताल सुनते हैं, अगर पुराने एपिसोड सुनेंगे तो होली को क्यों बहुत हिकारत की नज़रों से देखा जाता है और क्यों मैं उस थ्योरी से एग्री नहीं करता हूँ, इन सब दृष्टांतों पे बहुत चर्चा पुराने एपिसोड्स में हो चुकी है। पिछला जो होली का एपिसोड, इनफैक्ट उसका लिंक डाल देंगे इस बार। हाँ, लेकिन इस बार मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि रंग की महत्ता जीवन में वो होली के बहाने आपको समझ में आती है। आप कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और फर्ज करें कि आप जिस दुनिया को देख रहे हैं उसमें कोई रंग ही नहीं है, या यूं मान लें कि आपके घर में जो 12 कमीजें और 6 पतलूनें आपके पास हैं वो सब एक रंग की हैं।
आपके आसपास जितने दरख्त हैं सबके रंग एक जैसे हैं, पत्तियां और फूलों के बीच में रंग का कोई फर्क ही नहीं है सिवाय टोन के कि एक ज्यादा डार्क दिख रहा है, एक कम डार्क दिख रहा है। इस तरह की अगर धरती हो जाए रंग से मुक्त तो आप समझ लें कि उल्लास खत्म हो जाएगा जीवन का। जीवन में सुगंध होगा लेकिन उसका कोई रंग नहीं होगा, और ये बहुत अराजक है। किसी चीज का रंग नहीं होना, आप सोचिए कि सुबह और शाम कैसी होगी, उगता और डूबता हुआ सूरज कैसे होगा, आसमान में मेघों को पहचानने की कला कौशल खत्म हो चुका होगा, तारों को डूबने और खो जाने से पहले बैगनी होने वाले आसमान को देख पाने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। बच्चों के गुलाबी होठ, चमकती हुई आंखें, सेब जैसे गाल, प्रेमिकाओं के कान, बाल, अपने माँ बाप के चेहरे के तमाम सारे बिंब जिसमें कोई शामिल है, कोई गौरवनी है, कितनी सारी छवियां हैं। माँ के हाथ की चूड़ियों से लेके माथे की बिंदी तक, है ना, पार्टियों के झंडे, देवताओं के वस्त्र, क्या ट्रांजिशन सारी चीजें, सब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। सब कितना बदलने वाला है। एक थाली की तरफ दिखता है देखिए, जितना आपको दिखेगा। थाली में आप दाल, पनीर, पुलाव, पापड़, पूरी, खस्ता, गुलाब जामुन, खीर सब रखे बैठे होंगे, सब एक रंग का दिख रहा होगा। कोफ्ते और गुलाब जामुन में फर्क नहीं पता चलता। हालांकि गुलाटी का यहाँ नहीं चलता है ना। फल और सब्जी की मुझे लग दुकानें, रहा है गुलाटी जोक को ना हमें यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देना चाहिए, ये बताते जानते हुए कि गुलाटी जी नहीं सुनते होंगे। गुलाटी जी हमारे यहाँ जो कैफेटेरिया में खाना देते हैं उनका हाँ, इस बिल्डिंग में जो हम लोगों के अन्न देवता हैं उनका नाम गुलाटी है। गुलाटी एक तरह की कला भी है जो बंदर और मदारी दिखाते हैं। इसका जाति से कोई वास्ता नहीं उनको आशीष मिला, बोला गुलाटी जी आपका खाना खा के माँ के खाने की याद आ जाती है। बोले अरे थैंक यू, बोले मेरी माँ भी इतना ही बुरा बनाती है। तो ये है, आप अगर कभी तस्वीरें देखें पब्लिक लाइफ की, डेली लाइफ की तस्वीरें देखें तो उसमें सबसे रोचक तस्वीरें होती हैं सब्जी मंडी की, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा रंग होते हैं। और दूसरी सबसे रोचक तस्वीरें होती हैं कपड़े की, खास करके महिलाओं के वस्त्रों की दुकानें, क्योंकि उसमें चमक, सुनहरा, लाल, बैगनी, गुलाबी, पीला, इतने तरह के रंग होते हैं। पुरुषों के पास इतने रंगों की गुंजाइश नहीं है, महिलाओं के पास अथाह गुंजाइश है। हर तरह का रंग, वो काले से लेकर सफेद तक के वेरिएशन में कुछ भी पहन सकती हैं। इन दोनों तस्वीरों को आप याद कीजिए कि ये ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी हैं। ये बहुत खतरनाक घटना है। मैं कैप्सिकम खा पाऊंगा। इसलिए जो लोग होली को हल्के में लेते हैं ना, वो नहीं समझते कि होली के बहाने जीवन में रंग के विन्यास की एक पर्व परंपरा आपके साथ है, और रंग बचे रहें, रंग अच्छे रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे से रंग खेलें। रंग का एक अर्थ, पहले मैं इसके लिए शब्द खोज रहा था, फिर मुझे याद आया कि अर्थ विस्तार ही है। जब हम कहते हैं ना कि इस कहानी, यार कहानी बहुत अच्छी है, ओपनिंग, मिडिल, एंड है, कहानी में रंग नहीं है। चुनाव इस बार थोड़े नीरस है, चुनाव में रंग नहीं है। तो रंग हमने कैसे उत्सव से, हाँ, रंगबाज लोग हैं। हाँ, वो क्या है, हाँ, रंग लाते हैं। मैं रंग के बारे में सोचता हूँ, रंग जो है वो रंज से आया है। अच्छा, हाँ, रंग शब्द जो है वो रंज से आया है, संस्कृत के रंज से, रंजन, अच्छा अच्छा, हाँ, वो है। और उर्दू में रंज का अर्थ कुछ और होता है ना। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। रंग, आप अगर इसको मिक्स कर दें आप कि रंग से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंग, कितने रंग जब चढ़ जाते हैं, क्या बात। तो पर मेरे जीवन में, चूंकि मैं हूं थोड़ा बुड्ढे किस्म का आदमी, बुढ़ऊ, रंज और रंग दोनों न उल्लास के प्रतीक हैं न उदासी के। तो रंज, उर्दू वाले रंज से उदासी नहीं होती और संस्कृत वाले रंज से उल्लास नहीं आता। मैं रंगों को जब देखता हूं तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये फूल कितना खूबसूरत है, तो मैं फिर उनकी नजर से देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या खूबसूरत है इसमें, है ना। क्योंकि मैं सहज नहीं उल्लासित होता हूं, तो सहज में रंज से भी खूगर नहीं होता। होली से मेरा प्रेम, इस बात पे मैं बाबा के साथ हूं। होली में मुझे कष्ट बहुत होता था, ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्योंकि सब भी लोगों के बीच में हमने होली खेली नहीं। हम जो गांव की होली थी वो बहुत ही विद्रूप थी। पहले तो नियमों से परे थी। शहरों में क्या होता है कि 2:30 बजे तक खत्म हो जाता है और इतने बजे शुरू होता है। बहुत सभ्य लोग हैं, ये पूछ कर रंग डालते हैं। हाँ, और ये भी होता है कि शहरों में होली का कोई रंग ही नहीं है, कि पूछ कर ही डालना चाहिए, अनजान व्यक्ति से रंग ना खेलें। हमारे यहाँ क्या था कि रंग एक जबरदस्ती का त्योहार था। हम लोगों को मैं भी उसमें शामिल था,
हम लोगों को पकड़कर गोबर में डाल देते थे, उस गोबर में जिसमें पहले क्लिनिक प्लस का 1 रुपये वाला पाउच बहुत सारा उड़ेला होता था। तो जब वो गोबर में क्लिनिक प्लस शैम्पू प्लस कंडीशनर मिल जाता है तो वो पीठ में अगर लग जाए तो फिर छुड़ाने के बाद भी लगता है कि लटका ही है। तो हम उस आदमी के इरिटेशन को देखना चाहते थे। फिर होता था कि जला हुआ तेल, जिसे मोबिल बोलते थे। मोबिल एक ब्रांड नेम है इंजन ऑयल का, लेकिन सारे जले हुए तेल को मोबिल बोला जाता था, जो ट्रैक्टरों से यहाँ वहां से मैकेनिक से ले आया जाता था। फिर उसमें भी हमारे यहाँ एक रंग होता जंगली, हरा वाला क्रिस्टल हरा, क्रिस्टल चमकता है, वो चमकता है, अबरख होता है उसमें, ग्लिटरिंग ग्रीन है। ठीक है, वो बहुत ही हरामी किस्म का रंग होता है। तो हमें सिर्फ यही रहता था कि हमें उत्साह ये नहीं होता था कि ये होता था कि जिसको हमने लगाया उसका किस दिन छूटा। मतलब मंगल को होली थी तो अगले मंगल तक उसके कान हरे ही होने चाहिए। और हम लोगों के दांतों में, जीभ में ऐसी जगहों पे लगाते थे जहां पे कि केमिकली होते होंगे बाय द वे, उसमें कोई प्राकृतिक कलर जो है। हमारे यहाँ क्या होता है, प्राकृतिक कलर जो टेसू जिसको बोलते हैं, पलाश के फूल से भी कलर बनाते थे और उससे सभ्य लोगों के बीच में से माता पिता के चरणों में यहाँ वहाँ थोड़ा मोड़ा करके बड़े लोगों के चरणों में डाल दिया जाता था। और चूंकि उस दिन हमारे यहाँ, मतलब आपके यहाँ भी होता होगा कि लोग जो है ग्रुप बनाकर सभी दरवाजों पर जाते हैं, वहां 1-2 गीत गाते हैं, फिर जैसा वो वहां पे मतलब खाना क्या, मालपुआ इत्यादि इत्यादि खा के फिर यहाँ से उठ के दूसरे के यहाँ जाते हैं। वो होली गाने वाले लोग होते हैं, उसमें लोग जुड़ते जाते हैं और शाम तक वो चलता होली की टोलियां। हाँ, टोलियां, होली की टोली। तो उसमें हम इसलिए होते थे, उसमें जो है पान, जर्दा और सिगरेट खुला हुआ ट्रे में लगाया ट्रे में लगा रहता था, उसमें सुपारी, इलायची इत्यादि लगी होती थी। तो आप, इलायची, हाँ, आप कितना कलेक्ट कर सकते हैं ये सब चीजें। तो बहुत ही दुर्गंध वाली होली जो है, नालियों वाली होली खेलते थे। जो बड़े हम लोग तो मतलब हमने तो डस्टबिन में ये मोबिल ऑयल और इसमें 3-3, 4-4 अंडे फोड़ करके उसको सौंने दिया है, H2S गैस बनने दी है ना। और फिर उसका फेंटा मार करके और उसको बोतल में भर के, कि कोई पेप्सी एप्सी वाली बोतल में भर दिया, ढक्कन उसमें लगा हुआ, ढक्कन में एक सुराख बना देते थे, जैसे वो साइकिल के ट्यूब की छुच्छी लगा के वो मीठा रस गिराने वाले नहीं बनाते हैं, बर्फ के गोले वाले, उस तरह का एक अपना सुराख बना दिया। और उसमें सोचिए कि आप ये मोबिल ऑयल और सड़ा हुआ अंडा मिक्स खोल रखा हुआ है, और कुछ नहीं करना है आदमी से। पूरी होली खेलने के बाद में उसके सर पे पुच्छ से एक बार चिड़िया के बीज भर गिरा देना है। लोगों के बालों में दिन भर गंधाता रहेगा, बालों में सूखा डाल देना बिना बताए, सरप्राइज एलिमेंट, सूखा वाला हल्का सा डाल देना। वो तो सबसे पहला काम भाई। तो वो, अब मुझे जानकर खुशी हुई कि आप लोग भी इतने गिरे हुए हैं। ये राष्ट्रीय इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री का कम्युनिटी सेंटर एक है, वहां पे बहुत बड़ा पार्क रायबरेली में। उस पार्क में बीच में गड्ढा खोद के और पाइप से पानी भरते थे और मिट्टी चारों तरफ चढ़ा दी जाती थी। बड़ा गड्ढा, मतलब कुछ 8x10 का गड्ढा खोद करके, बहुत गहरा नहीं, 2 फीटा 3 फीटा गहरा, और उसमें 10-12 टोकरा गोबर और पानी भर के, और उसको पहले विधिवत कचरा जाता था। और कचरने के बाद में जितनी मिट्टी आसपास किनारे है उस सब के ऊपर उलीचा जाता था खड़े होकर, ताकि वो इतना चिकना हो जाए कि जो देखने आए वो फिसल के अपने आप पहुंच जाए, और जो निकल के जाने की कोशिश करे वो उसी में बार बार रुकता रहे। तो इस तरह का इंजीनियरिंग है, ये पूरी इंजीनियरिंग लगा। ये देश तो एक ही है, इसमें तो बहुत यूनिटी है। तो ये हम लोग करते आए, मतलब ये सारे। और पीठ पे रंग लगाना, एक तो सूखा रंग सर पे डालना, दूसरा रीढ़ की हड्डी उस पे हरा रंग चिपका देना, ताकि, क्योंकि पता है कि साला सब जगह छुटा लेगा, यहाँ कैसे छुटाएगा। एक आता था सिल्वर कलर, सिल्वर, वो चेहरे की रौनक, और वो केमिकल होता था खराब, क्योंकि मेरे को कई बार लगाया गया था, वो जलन बहुत होती। हाँ, तो उसके बाद हम नदी जाते थे और लाइफ बॉय का साबुन लेकर कोशिश करते थे कि जितना छूटे उतना छूट जाए। कान के पीछे वाला तो कभी नहीं जाता था। तो वो जो उससे मेरी जो जल जाती है, हाँ, वो जल चुका था, स्किन लाल हो गया था पूरा। हम तो रेन से ताव धोते थे, 2 राउंड रेन से धोने के बाद खुद को। और फिर उसके बाद फिर आते थे लाइफ बॉय या लक्स या हमाम, जो भी मिल जाए, लेकिन उसके पहले 2 राउंड जो है ना रेन लगता था। वहां से आकर जब शहरों की होली देखी ना, कि छोटे बच्चे बलून में, पॉलिथीन में पानी फेंकते हैं ना, और लोग दुखी हो जाते हैं। हमने कहा यार, ये तो आपके साथ प्यार हो रहा है। छत पे 2 बच्चे खड़े हैं, है ना, उन्होंने वॉश बेसिन पे कैसे कैसे चढ़ के 2 गुब्बारों में पानी भरा, एक गुब्बारा पीला है, एक लाल है, इतना ही रंग है उसमें। वो बच्चे बालकनी तक चल के आए,
ऊपर से उन्होंने नीचे जा रहे एक परिवार पे, युगल पे, एकल पे, किसी पे पानी का गुब्बारा फेंक दिया और उसके ऊपर जैसे गुब्बारा पर उसने शिट मैन ये होली है, बताइए। मतलब वो गुब्बारे भी अगर सफेद होते तो आप सोचिए, है ना, कि वो जो आखिरी एक रंग था उस पूरी होली में दिल्ली की, वो भी नहीं होता। इस तरह की स्थिति है, ये बहुत दयनीय स्थिति है दिल्ली की होली। ये जो रंग है सफेद, ये इसको गुलजार सुफेद क्यों ये लिखते हैं? सुफेद है क्या सर उर्दू में? ये जैसे उम्र कब की बरस के सुफेद हो गई। सुफेद बोल चाल का शब्द, बोल चाल का शब्द, जैसे और चिराग पंजाबी- को चराग कहना। हाँ, वैसे हाँ। तो सुफेद वहां पे है, पंजाबी में है सुफेद, तो ये भी सुफेद बोलते हैं। हाँ, जैसे अजीज मियाँ सुपना बोलते हैं, सुपने में अच्छा। देखा सुपना, क्योंकि वो पंजाबी टच है, जैसे सुपन्या विच। हाँ, वो स्वप्न से आया है। हाँ। बहुत सारी चीजें क्या हुई हैं, पंजाबी में स्कूल को स्कूल लिखते हैं, बोलते हैं, और स्पोर्ट को सपोर्ट बोलते हैं, और सपोर्ट को स्पोर्ट बोलते हैं, कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, और तुम लोग सपोर्ट्स भी खेला करो। तो उसका पता है सबका कारण क्या है? इसलिए स्पोर्ट्स कर रही है क्योंकि हमने बहुत सपोर्ट किया है। उसका कारण है कि वो जो शाहमुखी में लिखते थे, गुरुमुखी के पहले, तो उर्दू में जब स्वप्न लिखेंगे तो सुपन और स्वप्न एक जैसा ही दिखता है। ये मुश्किल है, वाव लगाते हैं, तो उससे स्कूल में तो ये तो मतलब ये तो ताऊ, मतलब आपने फिर एक नया शब्द दे दिया, सूपन खां। सुपन खां। तो मतलब हम लोग सफेद जो है ना, लंका का पे दिमाग लगा रहे हैं कि सुबह और नखा कोई होंगी, तो सूपन खां है। सुपन खां। तुम्हारी ये कमीज सफेद अच्छी तो है, पैंट पहन लेते तो और बढ़िया रहता। अच्छा, एक चीज है कॉम्बिनेशन। लेकिन कितने भी वाइट पहन लें गुलजार, हमारा मन ही नहीं करता कि उन पे रंग डालें। बाबा को गुलजार कुछ कभी ऐसे है, मतलब हाँ, कुमार विश्वास गुलजार, हाँ, वो देवबंदी है ना, जो बंदा है लेकिन बंदी लिखता है। मुनव्वर राना कल से बहुत वायरल हो रहे हैं। अच्छा, क्या बोले कल? अच्छा, जहाँ वो सुरक्षा पत्रकार खोज रहे हैं कि आप वापस कब जाएंगे बाहर। अरे उनके घर के आगे पीछे पुलिस लगा दी गई है। हाँ, सुरक्षा बढ़ा दी, क्योंकि वो भाग नहीं जाए। हाँ, उन्होंने बोला हुआ है कि भाग जाएंगे। अच्छा, ये एक चीज है कलर कॉम्बिनेशन, उस पर मैं आपसे ज्यादा जानना चाहता हूँ, क्योंकि फूड वगैरह में वो बड़ा है ना, दिखता है। तो जैसे कहते हैं जिंदगी सफेद और काले में बटी नहीं है, ग्रे भी बहुत कुछ दरमियाने, और उसके भी 50 शेड्स हैं। हाँ, तो 50 उन्होंने गिने हैं, तो बहुत सारे हैं। तो उसमें अगर कॉम्बिनेशन चुने दो रंगों का, वो कॉन्ट्रास्ट जो है, वो आपका सबसे पसंदीदा कॉन्ट्रास्ट कलर? सबसे पसंदीदा कंट्रास्ट जो है, मुझे बहुत प्रिय है, और बनारस में मैंने साड़ियों में उस कंट्रास्ट को बहुतायत प्रयोग होते हुए देखा है। वो है एक तालाब में कमल और उसकी पत्ती का कंट्रास्ट। एक बैगनी सी आभा वाला गुलाबी ललछों कमल और उसके तरे में गाढ़े हरे रंग का गोल पत्ता। आपको बहुत सारी बनारसी साड़ियां इस कॉम्बिनेशन की मिलेंगी, और इसी कॉम्बिनेशन को सब्यसाची से लेकर मनीष मल्होत्रा जैसे बड़े बड़े डिजाइनर खेलते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है सफेद और नीले का। जोधपुर को कभी सुबह सुबह सफेद और नीले में देखिए, सफेद रोशनी, सफेद भीतें और नीले दरवाजे, और वो कमाल का खूबसूरत व्हाइट शर्ट और जीन्स इसलिए बहुत चलता है। वो उसमें महिला पुरुष कोई भी जब एक डेनिम की ब्लू जीन्स, और वही अगर ब्लैक जीन्स पहने तो वो मजा नहीं है ना, अगर वो कोई कैमल कलर का जीन्स पहने तो उसमें वो मजा नहीं है। जो मजा है वो ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट झक सफेद कमीज का है। वो जोधपुर जो है ना, आसमान जमीन पे ला देता है, सन सिटी, व्हाइट ऑन ब्लू। तो वो एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन ब्लू के साथ में एक और कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है येलो और ब्लू का। और कभी भी आप येलो और ब्लू को एक साथ रखिए, दोनों विपरीत रंग होते हुए, और ये कोई कह सकता है कि एक लाइट है और एक डार्क है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में फ्रेशनेस और एनर्जी इक्वल लेवल की होती है। एक डल एंड डेड नहीं है, विष्णु कलर से। हाँ, विष्णु कलर। तो ब्राउन अगर उसकी जगह के साथ ब्राइट, अगर येलो के साथ ब्राउन होता तो ब्राउन डेड कलर होता, ब्लू में वो वाइब्रेंस है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो बहुत सुंदर हैं। जब स्थूल बिना वाइब्रेंस वाले लेकिन बहुत ताकतवर रंगों के कॉम्बिनेशन की बात आती है, बहुत ही स्ट्रांग, तो दुनिया में मुझे सबसे मजबूत ताकतवर ब्लंट कॉम्बिनेशन लगता है रेड और ब्लैक का। इस कॉम्बिनेशन से ज्यादा ताकतवर, जिसमें मतलब लगता है कि ये काली और शिव है,
उस तरह की एनर्जी है। रेड कम होने को तैयार नहीं है, ब्लैक खत्म होने को तैयार नहीं। आप किसी एक ब्लैक कैनवस पे केवल एक रेड डॉट रख के देखिए, आप किसी एक रेड कैनवस पे केवल एक ब्लैक डॉट लगा के देखिए, आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा कि ये कंप्लीट है, सैचुरेटेड है, ऑलरेडी इतनी एनर्जी इसमें, कुछ और करने की जरूरत नहीं। ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो लीथल है। मुझे ग्रे और ब्लू भी पसंद है। हाँ। और एक बचपन में तोतई रंग जो होता है ना, तोतई पर जब गाढ़े हरे से कुछ बनाते थे तो वो भी रंगों में कॉम्बिनेशन जब आपको खोजने हो, तो जो भी लोग सुन रहे हैं या हम लोग, तो कभी भी दूसरे के कॉम्बिनेशन को जाने के बजाय आप एक चीज याद रखिएगा कि रंगों के कॉम्बिनेशन का लॉजिक किसी भी व्यक्ति के जन्म और जिस पारितंत्र में वो है वहां के नेचुरल कलर से सबसे ज्यादा गवर्न होता है या डिफाइन होता है। तो अगर आप सरसों के फूल देख के भरे हुए हैं, आपके दिमाग में येलो वो वाला बहुत वाइब्रेंट रहेगा, वो आपकी चॉइसेस में रहेगा। आप अगर सुग्गा वाला हरा पसंद करते हैं तो इसका मतलब है कि धान ने आपको आकर्षित किया है, क्योंकि धान शुरुआत में सुग्गा हरा होता है, धीरे धीरे जब बड़ा होता जाता है तो वो एक गाढ़ापन लेके आता है और आम के पत्ते जैसा हरा रंग उसमें आता है और फिर वो सुनहरा होने लगता है, जो पैडी का कलर है। उसी तरह से तरबूज आपको रेड में सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। जब आप कहते हैं ना कि भगवा या केसरिया रंग कौन सा आपको, तो सबसे पहले अवध की बेल्ट या नॉर्थ इंडिया की बेल्ट आम को याद करती है, जाफरान के रंग को याद नहीं करती है, क्योंकि जाफरान हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ आम होता है, और आम से ज्यादा केसरिया क्या हो सकता है। तो हम उन कॉम्बिनेशंस में चलते हैं। हम चीजों को सीखते हैं हल्दी से, लाल मिर्च से, हम चीजों को सीखते हैं काली मिर्च से, हम चीजों को सीखते हैं प्याज छीलते हुए, और वहां से समझ में आता है जिस रंग की मैं कमल की बात कर रहा था, वो रंग अगर किसी दूसरे रंग के करीब है तो वो प्याज का रंग है। कभी लाल वाला प्याज खरीद के लेके आइए, देसी प्याज, उसको छीलिए। और फसलों से भी प्याज वैसे लाल होता नहीं है, लाल मतलब कि देसी प्याज, ललका प्याज बोलते हैं हम लोग, लाल होता नहीं है। जैसे धान से धानी, धानी रंग। अब धानी शब्द सुनने को बहुत कम मिलता है। या कत्थे से कत्थई, है ना, जामुन से जामुनी रंग बना, और वो भी है गेहूं से गेहुआ रंग, गेहुआ खोया पाया, बैंगन से बैंगनी, बैंगन से बैंगनी, नील से नीला। बैंगन ने हमको दिया क्या है। लेकिन ये जो कुछ रंग हैं आंचलिक भाषाओं में और उर्दू में या दूसरी भाषाओं में, इनके नाम या उच्चारण अलग। जैसे सफेद को जब मैंने पहली बार, मेरी स्मृति में, मैंने अवधि थोड़ी देर से सीखी, उज्जर जब सुना, हम लोग भी उजरा बोलते, बहुत सुंदर लगा मुझे। उज्जर कितना सुंदर है, उज्जर उजाले जैसा लगता है। जैसे किसी नटखट बच्चे को प्यार से बुलाया जाता है, उज्जर। सफेद जब कहते हैं ना, गुजरा लगता है कोई धरी हुई चीज है, और क्योंकि उनके कुर्ते कलफ लगे धरे रहते हैं तो उनको सफेद बोलने में ज्यादा कन्वीनियंस लगता है। उज्जर का जो लाश है ना, उजाला है, उज्जर कहने लगता है कि किसी ने खुल गया, आसमां का रास्ता देखो खुल गया, वो वाली अनुभूति। दिनकर ने कभी लाल नहीं लिखा, हमेशा रक्तिम लिखा। उज्जर के साथ में एक और रंग है ना, जो थाली का रंग है। थाली में एक चीज उज्जर होती है, एक चीज पियर होती है, दाल और भात। तो उज्जर और पियर, कहे ये पियर पियर रहे, पियर ना रहे तो मैं कहे पियर रहे, उज्जर उज्जर जान पर रहे, मैं कहा पियर रहे, उस तरह का। जब पियर पपीता पुल पुलाए, समझे होली नगचाए रही। पिछले 3 उस वाले एपिसोड में ये था। और लाल का एक जो सुर्ख भी बोलते हैं ना, लाल को सुरुख और सुर्ख से आया सुरुख और रक्तिम। तो तुर्क से और सुर्ख से तुरुख और सुरुख मिले हैं हिंदी को। लेकिन एक और है लाल का, ललकहा। अच्छा, है ना, तो बातचीत कहें कि ललकहा है, उनका जीव देखा लाल पान खाए के ललकहा। तो ललकहा जो है वो अभिव्यक्ति है, आप बता रहे हैं कि ये लाल जैसा है, ये लाल हो गया है, लाल था नहीं, ये हो गया है। कहे वो कपड़ा दिखा, वो ललकहा दिखावा था, ललकहा। और पॉप कल्चर से भी है, जैसे वो कोका कोला कलर दिखाओ, कोका कोला कलर और कॉफी कलर, बिस्कुट कलर। कार आती थी एक बेज कलर की, उसको बोलते थे बिस्कुट कलर। एक ये रंग मुझे इसका इतिहास वो नहीं पता, जो एक ब्राइट पिंक कलर है जिसको रानी कलर बोलते हैं। रानी, वो पता नहीं उसको क्यों, मुझे क्या रानियां उस रंग के वस्त्र पहनती थी, ऐसा कुछ नहीं पता नहीं उसको क्यों रानी कहा गया। वो बहुत रूबी वाला रंग है। और रूबी जो है वो प्रिंसेस जेम है, पता नहीं कहाँ से वो रानी बन गया। उसको रानी कलर क्यों बुलाते हैं, पर उस रंग की चुनरी जो है बहुत पॉपुलर होती है, रानी कलर की। नहीं था, चुनरी धानी पॉपुलर है,
हाँ। क्योंकि रानी कलर के लहंगे पे धानी कलर की चुनरी, ये फिर वही लोटस कॉम्बिनेशन है, ग्रीन है। हाँ, पर वो अगर जैसे जैसे आप राजस्थान जाएंगे, हाँ, वहाँ राजस्थान में पर डीपर हाँ। डेजर्ट में जाएंगे तो आपको कलर बढ़ता जाएगा, पगड़ी चाहे साड़ी हो, हाँ, तो राजस्थान में रानी कलर की चुन्नी मिलेगी या फिर लहरिया चुन्नी मिलेगी, दोनों तरह की चुन्नियां हैं। उनके खाने के रंग भी हाँ। लाल मिर्च, हरी मिर्च और जो गट्टा होता है पीला, और चूंकि कलर बाकी जीवन में नहीं होता उनके, एकदम मरुस्थल होता है, तो वो ऐसे ही कलर मेकअप करते हैं जीवन में, कलर को रखने के लिए, कलरफुल लगने के लिए। ये गुजरात में भी होता है, बिल्कुल सुदूर जगहों में जाएं, बिल्कुल एक ही दुनिया में जगह है मिडिल ईस्ट, जहाँ पे कि न जमीन पे कलर है, न लोगों में कलर है, न घर में कलर है, थाली में भी कलर नहीं है, नहीं बिल्कुल कलर नहीं रखते वो। ठुर्राही रोटी और उसके साथ में भुना उबाला गोश्त और खा के टाइट रहते हैं। चुन्नियों का जो रंग है उसमें एक रंग मैं और बता दूं, पारंपरिक विवाह और शुभ पर्वों का जो चुन्नी है, और जो घर की सबसे प्रमुख महिला या जो पूजा में मुख्य रूप से उपस्थित है, उत्तराखंड के और हिमाचल के कुछ हिस्सों में भी वही परंपरा है। वो केसरिया रंग की एक चुन्नी होती है, जो शादी हो कोई और पर्व हो वो पहनना ही पहनना, उस पर लाल डॉट्स होते हैं गोल गोल, और वो बहुत कंपलसरी है, उसके बिना कोई भी पुण्य कार्य हो नहीं सकता है पूरा। तो केसरिया के बिना तो भारत में कोई पुण्य कार्य नहीं होता। मतलब राजनीति से परे। हाँ, और ये जो गेरुआ रंग, ये भी तो गेरू मिट्टी होती है ना, वहीं से गेरू निकला है। मिट्टी है। हाँ। कृष्ण का रंग बाबा मतलब क्या था असल में, क्योंकि कृष्ण का मतलब ही काला होता है, श्याम उन्हें कहा गया, पर उनको पेंट किया जाता है ब्लू। हाँ, तो क्योंकि हम रेसिस्ट हैं, मान ही नहीं सकते हमारे भगवान काले थे। तो हम मानना नहीं चाहते, श्याम हालांकि वर्णी मान ही नहीं सकते हम, इसलिए उनको ब्लू बना देते हैं। अवतार उसमें कहीं कुछ थ्योरी इस तरह की भी हैं कि वो जब वो नाग से लड़ रहे थे, कालिया नाग से, तो विष आ गया और फिर नीला हो गया। हाँ, जस्टिफिकेशंस बहुत सारे हैं, लेकिन उन जस्टिफिकेशंस का कोई सिर पैर है नहीं। और श्याम कहने के पीछे का कारण ये है कि किसी ने कंपेयर कर लिया होगा किसी अफ्रीकन व्यक्ति से कि नहीं यार, जिसको हम लोग काला कहते हैं काला तो है नहीं, काला तो दरअसल उधर है, हमारे यहाँ तो करिया गेहूं है ये ना ही, हाँ है ना, हमारे यहाँ फिर हो गया गेहुआ। हाँ, नहीं तो पहले शाम हुआ, फिर शाम से जो और कि जो रोटी मतलब काफी ही कच्ची रह गई वो गेहुआ हो गई, और जो रोटी तवे पे गई नहीं वो अंग्रेज हो गए। एक किस्सा सुनाया जाता था कि भगवान ने रोटी बनाई, लेकिन एक रोटी वो तवे पे डालना भूल गए, वो उससे अंग्रेज बने। वो रखी लेकिन वो कच्ची कच्ची उतार ली तो गेहुआ हो गई, है ना। फिर जो रोटी अच्छे से पकी ना वो शाम थी, जल गई वो काली हो गई, है ना। हम लोग गेहुआ और शाम है, हम तो बढ़िया वाली रोटी है। तो ये जो थ्योरी है उसमें है शाम का रंग। और कृष्ण जो है, कृष्ण का मतलब ये है काला, एब्सोल्यूट ब्लैक, है ना। तो कृष्ण वर्णी मतलब कि एब्सोल्यूट ब्लैक, काजल है कृष्ण। लेकिन बिल्कुल ये बात रही होगी कि जो ब्लैक हम समझते हैं, जो ब्लैक हम देखते हैं पत्थर में या बाकी जगहों पे, व्यक्ति उतना नहीं है, तो उतना नहीं है तो श्यामल, श्याम जैसा है। लेकिन ये सब आपको पोस्टरों में और पेंटिंगों में मिलेगा। आप जाएं, जो ठाकुर जी हैं वृंदावन में, आप उनको देखें, बिल्कुल कृष्ण एकदम काले हैं और काले पत्थर से बने हैं। कितने हनुमान जी आपको काले मिलेंगे। मेरे घर में पंचमुखी गणेश हैं, कपड़े पे किया हुआ पेंटिंग है, प्रेम किया हुआ लगा है, वो काले हैं, पूरे काले गणेश जी पंचमुखी, और नृत्य मुद्रा में गणेश बैठे हुए मिलते हैं, इसमें ठाड़ू हैं। और एक रंगों के बारे में एक पॉलिटिकल बाइनरी है भी बाद में बन गई ना। जैसे मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो 2014 के बाद से ऑरेंज रंग के कुर्ते नहीं खरीदते हैं, भगवा रंग के। उनको मतलब वो कहते कि हम नहीं पहनेंगे इस ये रंग अब हमें, तो वो उनका एक ये उनके दिमाग के भगवा हो जाने का प्रमाण है। हाँ, तो वैसे जब आप वैचारिक रूप से भगवा हो जाते हैं ना, तो आप कलरों में डिवीजन करना शुरू कर देते तो हैं। जैसे धर्मों के रंग खोज दिए ना कि हरा उनका हो गया, सफेद इनका हो गया और भगवा इनका हो गया। इसने कितना हमारे बाय द वे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ये कहते हुए कि हमारा जो झंडा है उसमें हिंदू है और ईसाई है, और ये जो रंग है इनके प्रतीक हैं लोगों के। जिन्होंने बनाया था उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये एक प्रॉस्पेरिटी का रंग है, उर्वर होने का रंग है। पर खैर, इसी नोट पे जावेद अख्तर की एक नज्म है, मुझे पता था बाबा हंसेंगे। ये होली में देखिए कंकड़ आ गया ठंडई में। बोलो बोलो। और वो नया हुक्मनामा करके है, जिसका एक हिस्सा है कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं, जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो,
कि जब यकरंग में सौरंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं, किसी को ये कोई कैसे बताए। एक नज्म का छोटा सा हिस्सा है। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद चिट्ठियां। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। तीन ताल सुन रहे हैं आप और अब न्योता वाले श्रोता की बारी है। और चिट्ठियां हिरेन भोजानी ने चुटकुला भेजा एक राजकोट से। टुमारो राहुल गांधी विल गिव हिज रेजिग्नेशन टू राहुल गांधी विच विल बी रिजेक्टेड बाय राहुल गांधी बिकॉज राहुल गांधी सेज रेजिग्नेशन इज नॉट अ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय राहुल गांधी। राहुल गांधी देन रिक्वेस्ट राहुल गांधी टू कंटिन्यू टू गाइड द कांग्रेस विच राहुल गांधी विल एक्सेप्ट एंड थैंक राहुल गांधी फॉर रीपोजिंग फेथ इन राहुल। वरुण पंत की चिट्ठी आई है। हेलो ऑल, मेरा नाम वरुण है, मैं रीसेंट 3 तालियां हूं, दिसंबर से आपका पॉडकास्ट सुन रहा हूं, सरदार ताऊ और बाबा का फैन हो चुका हूं। पॉडकास्ट सुन करके एक वर्ल्ड व्यू तो मिलता ही है क्योंकि मेरा पालन पोषण लखनऊ में हुआ और कई बार अवध स्टाइल में हो रही बातें सुनकर आत्मा तृप्त हो जाती है। बहुत समय से लेटर लिखना चाह रहा था। इस बार जब वॉर फिल्मों का डिस्कशन सुना तो सोचा कि अपने भी 2 सेंट्स दे दूं। ये 5 फिल्में जिनमें से 4 वियतनाम वॉर पर बेस्ड हैं, मेरे हिसाब से हर किसी को देखनी चाहिए। मैं सिर्फ फिल्म के नाम पढ़ देता हूं। हार्ट ऑफ डार्कनेस, बॉर्न ऑन द 4th of जुलाई, प्लेटून और वीवर सोल्जर्स। एक फिल्म और इन्होंने बताई है शोआ, जो होलोकॉस्ट पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, पर ये फिल्म इनका कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्री है और बहुत सटीक वर्णन है, 9 घंटे की है। प्लाटून बहुत अच्छी है, मैंने देखी है। प्लाटून भी अच्छी है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा लगेगा कि आप रिकमेंडेशंस को अगर बताएं, बाकी सैटरडे को हाउस होल्ड चोर्स करते हुए 3 ताल के मजे हम लूटते रहेंगे। वरुण पंत। अभिषेक जुनेजा ने भी कुछ फिल्में रिकमेंड की हैं। द जू कीपर्स वाइफ, द बॉय इन स्ट्राइप्ड पजामाज और एनी फ्रैंक की डायरी भी इन्होंने, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बैकड्रॉप पर बेस्ड है, वो भी सजेस्ट की है। और द लूमिंग टावर, अगर इनका कहना है कि द लूमिंग टावर अगर अच्छी लगी हो तो द मॉरिटेनियन भी देख सकते हैं। पर अगली चिट्ठी स्पेशल है क्योंकि ये हाथ से लिखकर भेजी गई है, टाइप करके नहीं। और ये हमारी एक फीमेल लिसनर की चिट्ठी है। नाम से ऐसा मुझे लग रहा है शायद पहली बार इनकी चिट्ठी आई है। सृष्टि तेलंग भोपाल से, और हाथ से लिखी, इनकी हैंड राइटिंग में देख सकता हूँ। तो इन्होंने लिखा है प्रिय, उसकी फोटो खींच के लग रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है पहले भी आई आ चुकी हो। हाँ, सृष्टि तेलंग एक बार लिख आई होगी, हाँ हो सकता है ऐसा। तो इन्होंने लिखा है प्रिय बाबा, ताऊ और सरदार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ये चिट्ठी जल्दी में लिख रही हूँ क्योंकि कुछ ही घंटों में आप 74वां एपिसोड रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। इनको पता है हम कब करते हैं। मैं नहीं चाहती कि ये रिकमेंडेशन बासी हो जाएं। आपने 75वें एपिसोड में 4 चांद लगा दिए सिनेमा रिकमेंडेशंस देकर, वो भी वॉर वाली फिल्म्स पर। इस लंबी लिस्ट में एक मूवी और एक बुक को भी शामिल करना चाहूंगी जो मैंने पिछले साल देखी और पढ़ी। सबसे पहले तो मैं जोजो रैबिट को रिकमेंड करूंगी, जो एक बच्चे के नजरिए से जंग की बर्बरता को एक अलग मासूमियत से दर्शाती है। बहुत खूबसूरत रिकमेंडेशन। क्या बात। मैं चाहूंगी कि अगर आप में से किसी ने इसको देखा है तो अपनी टिप्पणी इस पर जरूर करें। दूसरा, मैं एक नॉवेल सजेस्ट करूंगी, कैच 22, जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यंग है वॉर पर। दुनिया का अद्भुत उपन्यास भी है। हाँ, और मैं अभी भी उसको, मेरे पास 2 प्रतियां रखता हूं मैं, एक अगर नहीं मिले तो दूसरा मिल जाए। मैं उसको शायद 10 बार पढ़ चुका हूँगा और पूरा का पूरा। और ऐसे भी मैं कहीं से भी शुरू करके थोड़ी देर तक उसको पढ़ लेता हूँ। जोसेफ हेलर की किताब है और अद्भुत है। अपने जमाने में उसने हंगामा मचा रखा था। एंटी वॉर बुक ऑन वॉर। तो ज़्यादा नहीं लिख रही वरना चिट्ठी बड़ी हो जाएगी। मुझे इस खूबसूरत किताब से मुलाकात मेरे एक दोस्त सुधांशु सिंह ने करवाई थी और मैं चाहती हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। अंत में बस एक चीज़ की तारीफ करना चाहूँगी, अनीश तिवारी की चिट्ठी की। उनकी आंचलिक भाषा का टच बेहद खूबसूरत था। इससे पता चलता है कि हिंदी के भी कितने रंग हैं। यहाँ मध्य प्रदेश और वो भी भोपाल शहर में रहकर जहाँ आंचलिकता कहीं गायब सी हो गई है, ऐसा लगता है कि जैसे हमारा शहर बड़ा नीरस है, सब कुछ सीधा सीधा बोलता और करता है। आपके यूपी टॉक्स सुनकर ऐसा लगता है कि कितनी चीजें कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी। आशा करती हूँ कि इन सभी चीजों का मजा जीवन में कभी मिले।
भोपाल की भी अपनी आंचलिकता है, वो चूंकि भोपाल में रहती है तो उनको पता नहीं चल रहा होगा। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत और सुरीला है भोपाल। और ये हमेशा लगता है कि दूसरे ने जो जिया है वो हमने क्यों नहीं जिया, लेकिन ये हमेशा होता है कि अगर आप किसी दिन अपने किस्से हमें सुनाने बैठे हैं तो बिल्कुल आप जैसा हम सोचेंगे कि यार ये तो अपने साथ हुआ ही नहीं, अपन कैसे चूक गए। हाँ सृष्टि, अगली बार चिट्ठी लिखें तो 3 तालियों को थोड़ा ये अपने बारे में बताएं कि आप क्या करती हैं, कब सुनना शुरू किया, किस प्लेटफॉर्म पर सुनती हैं, और ये सुनने का एक्सपीरियंस अब तक आपका कैसा रहा है। हस्तलिखित चिट्ठियों से जो पुराना प्रेम है वो मैं पढ़ता हूँ तो मुझे स्याही की महक आने लगती है तो वो लिखते रहिएगा। और एक कविता अरुण कुमार जी ने भेजी है युद्ध पर, चूँकि हमने वॉर फिल्म्स पे बात की थी। इनकी कविता है कि जंग भी जारी है उन मुल्क की सरहदों पर जिनकी सरहदें अपने मुल्क से नहीं मिलती। जंग भी जारी है इंसान की मुफलिसी से, भुखमरी और बेबसी से जो अपने आप से नहीं मिटती। सभ्यताओं के विकास ने जंग का स्वरूप बदला है, जंग के वजूद नहीं बदले। जंग में तलवारें अब रक्त से नहीं लिखती इतिहास के पन्ने, अपितु तानाशाहों के इशारों पर नाचती चंद उंगलियां बदल दिया करती हैं हसीन जिंदा दिल शहरों को इंसानी कब्रगाहों के ढेर में, जहां दफन कर दिए जाते हैं वे लोग जिनका जंग की सियासत से होता नहीं कोई वास्ता। ये जंग जारी रहनी चाहिए तानाशाही खोपड़ियों में उठते बवंडरों को समेट लिए जाने तक। ये जंग जारी रहनी चाहिए जंग के वजूद को मटिया मेट किए जाने तक। तो ये अरुण कुमार जी की चिट्ठी है। अरुण जी, बहुत सुंदर आपकी कविता, उससे सुंदर इसका विचार। अगली बार कविता लिखें, थोड़ा अपने बारे में भी बताएं, अपने शहर के बारे में बताएं, और ये भी बताइएगा कि आप पॉडकास्ट 3 ताल सुनने का जो आपका तजुर्बा अनुभव है वो अब तक कैसा रहा है। तो अब मुलाकात अगले हफ्ते होगी 75वें एपिसोड में। 75 आएगा, फिर 76 आएगा, फिर हम लोग डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को पार कर लेंगे। तब तक आप रिएक्शंस पूरी तरह से गया नहीं होगा। जल्दी कान के पीछे तो लगा ही होगा। जल्दी हम पेट्रोल की कीमतों को छू लेंगे। तो बात नहीं है। 75 डायमंड होता है ना, डायमंड जुबली बोलते हैं ना 75 को। हाँ, कुछ तो करना चाहिए 75 पे। सनी कुमार को बुला लेते हैं। हाँ, सैकड़े पे। अच्छा, सैकड़े पे। हाँ, सैकड़े पे। तो व्हाट्सएप नंबर आप जानते ही हैं 9953323303। आपने झूठा वादा करके आज हमारी उम्र बढ़ा दी। सनी कुमार सुन रहे होंगे। हाँ, मैंने एक ढाबे का पिक्चर देखा, 2 लाइनें देखी, जिंदा रहेंगे तो मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। तो मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। ईमेल करते रहिए radio@aajtak.com पर। आज के लिए इतना ही। बाबा, ताऊ और सरदार की ओर से जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। होली की अशेष शुभकामनाएं। खूब रंग खेलें, पेल के ठंडाई पिएं, किसी चीज की परवाह ना करें, किसी के साथ हिंसा ना करें, और रंगों के अनुभव की चिट्ठियां हम लोग को जरूर भेजें। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पोर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।